डेली न्यूज। एक न्यूज आई कि बाबरी मस्जिद पे शहीद हो रही है, टूट रही है, सबने देखा था। दंगा, भागो भागो भागो, जल्दी बच्चों को बिठाया गाड़ी में, चलो निकलो निकलो। चेंबूर पहुंचते पहुंचते मुंबई जलने लगे। हाशिम भाई कैसे थे? अबू हाशिम आदमी कैसा था? हाँ बिल्कुल डेनिस रहता लीडर था। क्वालिटी थी हाँ? उसमें भी। सब नहीं entrepreneur। ये तो उसी ने सोच लिया था, अबू आसिम तेरी जिंदगी बेकार है, तेरे पैसे किसी काम के नहीं, अब निकलना तो कौम के लिए काम करना। ये कंट्रोवर्सी लेके रईस शेख थे, क्या मसला हो? ऐसा है ना। और बमलश के बहुत आरोपी थे, भाई लोग का दौर था उस टाइम, हाँ हाँ अंदर थे। और हाँ, एक तरफ डी कंपनी थी, एक तरफ राजन कंपनी थी। आप किधर थे? कि डी कंपनी ने कराया, राजन कभी ऐसा अंदर राजन कंपनी ने कभी कुछ करने की कोशिश की कि ये हाँ गाली बकते थे, तो यहाँ से भी गाली बकी जाती थी। ऐसा कोई दादागिरी किसी की नहीं? सब दादागिरी हम लोग कौन कर सकता है बम्बे में यार, हम लोग तो शरीफ लोग हैं यार। आप बहुत शरीफ है। आसिम भाई फिर हम थोड़ा तो और क्या बात करेंगे? थोड़ी बोलेंगे अच्छा है तुम नहीं, अंदर चले गए। और ऐसा जेल में आराम से कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। क्या वजह है कि 15 साल रहने के बाद भी मानपुर शिवाजी नगर डेवलप नहीं हुआ? नहीं, क्या डेवलपमेंट हुआ? क्या नहीं, आप मुझे बताओ डेवलपमेंट का मतलब क्या, क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं बताता हूँ। और आप क्या कह रहे हैं? ड्रग्स की बात करते ड्रग्स। हैं, बहुत ज़्यादा। एक एमएलए ड्रग कैसे खत्म कर सकता है, अगर मुझे बता देंगे ना तो मैं आपको आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगा। पोल्यूशन बहुत है, वो फैक्ट्री नहीं हटा पा रहे आप। अच्छा, उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? देवनार जो स्लॉटर हाउस है वो भी हर बार बारिश में एकदम। मेरे एरिया नहीं है। आपके पार्टी के लोग बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शन मतलब डबल टिबल बना लेते हैं और हाशिम भाई का दोष देते हैं। नहीं, मैं एक बात बता अरे रहा भाई क्या बात करो। हूँ। अरे भाई कह रहे यार जाकिर नाइक को यूपा में डाल दिया, इससे दूर रहो। आपके पोते पे कैसा है अरे बहुत प्यारा है, मिखाइल? मेरा प्यारा है, बहुत प्यार, मैं उसको बहुत चाहता हूँ, वो मुझे बहुत चाहता है। दोस्तों आज हमारे पॉडकास्ट में अबू हाशिम आज़मी जी आए हुए। अबू हाशिम आज़मी जो है वो नेताओं के नेता रह चुके हैं। जितने भी बड़े बड़े नेताओं है उनको भी नेता इन्होंने ही बनाया है। बहुत सारे नेता ऐसे हम आगे जाके आपको नाम लेंगे। पॉलिटिक्स में इनकी शुरुआत एक जुल्म सितम को सहते सहते एक वक्त आया जब इन्होंने सोचा अब मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। इसके बारे में बात करेंगे। ये पॉडकास्ट है, ये रोक टोक नहीं है, बहुत अच्छी और अच्छे एटमॉस्फेयर में बात आएंगी। लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे नेता, इनकी लाइफ क्या है, इनके घर का सिस्टम क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इनकी इंटरेस्ट क्या है, ये क्या खाते हैं, किसी को पहचानते हैं। तो थोड़ा सा हम अच्छे माहौल में बात करेंगे। हाशिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे यहाँ पर आने के लिए। आप हमारे छोटे से चैनल के स्टूडियो में आए हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत बड़ा बनेगा जी इंशाल्लाह। हाशिम भाई आपकी कॉलेज का हमने निकला, आपने विस्ली कॉलेज अलीगढ़ से आपने पढ़ाई की है। विस्ली कॉलेज आजमगढ़। आजमगढ़ से पढ़ाई की है। 69 ईयर्स के आप हो गए हो माशाल्लाह, और एकदम फिट लगते हो हमेशा। जी जी। हाशिम भाई शुरू करते हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में आने से पहले अबू हाशिम आज़मी की लाइफ क्या थी? बिजनेस, व्यापार, सुबह से शाम तक काम करता था, मेहनत करता था और बहुत अच्छा बिजनेस था मेरा। अब मैं 1973 में बम्बे आया। जब मुंबई में कोई गाड़ियाँ नहीं थी ना, तो उस वक्त मैं लेटेस्ट मर्सिडीज मैंने लिया था। अच्छा, मतलब मैं कामयाब बिजनेसमैन था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास गाड़ी थी, ऐसा नहीं, लेकिन मैं एक कामयाब बिजनेसमैन था। जी। अच्छा कारोबार करता था। ये काय का कारोबार था आपका उस टाइम? देखिए मेरा पहले कारोबार था, एक्सपोर्ट के गारमेंट्स बनाता था, उसके एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे मेरे वालिद, में मेरा छोटा भाई से मिल करते थे। बाद में मैंने जो है कुछ क्राफ्ट मार्केट में कपड़ों का काम शुरू किया। उसके बाद मैंने जो है मैं गल्फ़ के लिए कुछ मैंने काम शुरू किया, एयर टिकटिंग का। तो हाँ एक यहाँ पे एक सऊदी अरब के रहते थे मोहम्मद उस्मान अल मुल्हिम साहब, मोहम्मद अली रोड पर अतीका बाई मेंशन में, बड़े अच्छे आदमी थे। उनकी कंपनी थी इंडो सऊदी एक्सपोर्ट कंपनी। तो उसमें जरिए कुछ मैं एक्सपोर्ट करता था। क्या उम्र थी जब आप बॉम्बे आए थे? अब बात घटा लो, अब 73 में आया था बॉम्बे जी। तो मैं तकरीबन 17-18 साल की हो गया। ज़्यादा था, वही सोचो। उसके माइनर थे आप। उसके बाद मैंने जो है ना काम शुरू किया। मेरी पढ़ाई थोड़ी सी अधूरी थी, तो मैंने फिर से वापस को पूरी कर लिया बाद में। बॉम्बे में किया? नहीं, बॉम्बे मैंने जौनपुर से किया। तो आप बॉम्बे क्यों आए थे? मतलब आपका कोई बेस था? नहीं, या गाँव में? नहीं, हम लोग तो ज़मींदार ख़ानदान से, खेती बाड़ी वाले थे। लेकिन जब ज़मींदारी ख़त्म हो गई तो मेरे वाले चले गए सिंगापुर। तो अब हम लोग ज़मींदार लोग बहुत ही अकड़ में रहते थे, कोई निकलता नहीं था बाहर, समझते थे हम बहुत तुर्रम है। लेकिन मेरे वालिद पहले आदमी है जो गांव से निकल गए, सिंगापुर गए, कुछ दिन काम किया, फिर हम लोग आजमगढ़ ले गए, आए वापस आजमगढ़ ले गए पढ़ाने के लिए। तो मुंबई क्या, फिर एक बार कारोबार वहाँ बहुत ख़राब हो गया, तो वालिद मेरे मुंबई चले आए। तो वालिद मेरे 69 में आए थे। कहाँ रुके थे? 70 में आए थे। रहते कहाँ थे आप उस टाइम? नहीं, मैं तो अलीगढ़ में था ना। मैं जब यहाँ आया ना, तो मेरे वालिद ने पहला घर जो है ना भिश्ती मोहल्ले में लिया। अच्छा, ये भिश्ती मोहल्ले में यहाँ पर 35,000 का एक घर लिया मेरे वालिद ने। अच्छा, वालदा को मेंशन का नाम याद है? कौन सा मेंशन था? वो एक थी ना कोर्ट में, किसी को नहीं मालूम है भाई। नहीं, कोर्ट में एक थी ना जो गवाही कराती थी, वो लेडी थी। हाँ, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, कौन बाई थी, देखिए
तो वो मस्जिद के बगल की बिल्डिंग थी वो। हाँ। तो उसी भिश्ती महल्ले में घर था। तो मैं तो नहीं आया था, मैं तो अलीगढ़ में था उस वक्त, अलीगढ़ पढ़ता था मैं। तो अलीगढ़ में स्ट्राइक हुई तो मैं आ गया अब्बा के पास। फिर तो अब्बा मम्मी सब साथ में रहते अब्बा थे? मैं सब साथ और रहते थे। फैमिली में कौन था यहाँ पर जो बॉम्बे में आया था? आपके भाई हाँ वगैरह? भाई आ गए थे। कितने भाई हैं आपके बहन? मेरे बड़े भाई जो है ना, अबू सालिम साहब, वो एयरफोर्स में थे, ऑफिसर थे एयरफोर्स में। और उसके छोटे भाई मैं और दोनों अलीगढ़ में थे, अबू हाकिम आज़मी। फिर वो चले गए आयरलैंड, डॉक्टर FRCS किया उन्होंने। फिर मेरे वालिद गए एक बार वहाँ देखे, मिले उनसे, बोले तुम यहाँ कहाँ पढ़े हो, ये क्या कोई मुल्क है क्या, तुम सऊदी जाओ, वहाँ जाओ। तो फिर उनको अब्बा ने दोस्ती जम्बो भेज दिया। जम्बो कुछ साल रहे, फिर वापस चले गए वो। अभी वो जो है इंग्लैंड में कोई एक जगह विगन है, अच्छा। मैनचेस्टर के पास, वो उनकी बेटियां सब डॉक्टर है वहाँ पे। तो आपके कितने भाई बहन थे? सुनिए, तो दो हो गए ये। तीसरे मेरे भाई अब्दुल गानिम साहब यहीं बम्बई में रहते थे, इस स्क्रैप का काम करते थे, उनका इंतकाल हो गया। उसका मेरी बहन है जिसकी शादी शालीमार? नहीं, वो नूरजहाँ, उसकी शादी हुई थी आजमगढ़ में। बिंदौल में लोग शौहर जो उसके थे वो साइंटिस्ट टाइप थे, वो सारा भाई में बड़े ऑफिसर थे, तो अहमदाबाद में रहते थे लोग। फिर उससे छोटे जो है शोशरा मैं मतलब तीन मेरे से बड़े, 3 मेरे छोटे, बीच का मैं, 7 भाई 3 बहन। और तीसरी बहन शालीमार वाली? शालीमार में एक भाई छोटी, सबसे छोटी बहन मेरी शालीमार में शादी हुई है। कैसे थे अबू हाशिम आज़मी? 7 भाई बहन के नटखट थे, क्या थे, मतलब कैसे थे घर में और स्कूल में? नहीं, बहुत स्कूल में बहुत पढ़ने में अच्छा नहीं था मैं, ठीक था, मिडिल क्लास बेंचर? नहीं ऐसा नहीं है। टीचर को ये मारना, ये लेके टीचर को मारना, ऐसा? नहीं, हम लोग उस्ताद से इतना डरते थे कि आप मानेंगे कि हमारे आजमगढ़ में एक होटल खुला था जिसका नाम था महावीर मिष्ठान भंडार। तो उसमें बोली मिठाई बहुत अच्छी मिलती है, समोसा बहुत अच्छा मिलता है, तो हमको उसमें समोसा खाना था। मैं और मेरे बड़े भाई दोनों को। लेकिन हम इतना मना था घर से कि ख़ानदानी लोग होटल में खाना नहीं खा सकते। अच्छा। चाय नहीं पी सकते, बहुत बड़ा गुनाह है। तो हम लोग दोनों भाई क्या किया जाए, इसमें खाना है अपने को। तो हम लोग घुसे धीरे से और दीवार की तरफ मुँह किए। अच्छा। और जल्दी खाए, कोई देख रहा है, मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि कोई ख़ानदानी आदमी, कोई घर का आदमी से घर हो, वो किसी होटल में खाना खा ले, होटल में चाय पी ले। दैट इज़ एकदम से, मतलब वो जब तक ये आदमी जो है ना कोई बाजारू या कोई ख़ानदानी आदमी नहीं है, इस तरह की चीज़ें थी। तो मुंबई आए हम, तो वालिद का वो घर था। फिर वालिद थोड़ा सा और आगे आए तो उन्होंने फतवत मंजिल, अरब, जहाँ हमारा गुड्डू छोटा भाई रहता है ना, हाँ, अरब बंगला, वहाँ उन्होंने घर ले लिया 55 लाख रुपए, 55,000 रुपए का। गुड्डू आपके सगे भाई है? हाँ, सगा भाई मेरा। अच्छा। तो वो घर था 35,000 का, फिर दूसरा घर था 55,000 का। अच्छा। तो वो ले लिया अब्बा ने। फिर हमारे खानदान के थे, बहुत अच्छा अब्बा के दोस्त थे, शाहिद भाई। अब्बा ने कहा तुम ये घर ले लो 35,000 वाला, तो अब्बा ने उनको दे दिया घर। वो फिर बम्बई में रहते थे ऐसे। अच्छा। कॉलेज तो आपने वहाँ से की, पूरी की, तो उसके बाद क्या हुआ? नहीं, उसके बाद मैं बम्बे में रहा। कितने साल थे आप बम्बे में? जब से हूँ ना बम्बे में। नहीं, बॉम्बे में कितने साल रहे, फिर पॉलिटिक्स में कैसे आया? सुनिए ना, मैं बॉम्बे में काम करता था, बिजनेस करता था, मेरा बंगला था खंडारा में। मैं बाल बच्चों को शनिचर को ले जाता था। मेरे खालिद भाई दोस्त थे। ये कभी की बात? खालिद मीठा साहब। बम्बे में हमेशा, मतलब 80s में जाके क्रिकेट खेलते थे, वहाँ पे पिकनिक मनाते थे, हर फ्राइडे को चले आते थे, सैटरडे संडे छुट्टी मनाते थे, अच्छी लाइफ थी। 6 दिसंबर 1992 को मैं अपने बाल बच्चों के साथ खंडाला बंगले में था। बराबर। एक न्यूज़ आई कि बाबरी मस्जिद पे शहीद हो रही है, टूट रही है। सबने देखा, दंगा, भागो, जल्दी बच्चों को बिठाया गाड़ी में, चलो निकलो। चैम्बूर पहुँचते बम्बई जलने लगी। कैसे घर पहुँचा मैं। अरशद सिद्दीकी, अमन कमेटी के हमारे भाई जी का इंतकाल बेचारे हो गया, और एक वाहिद भाई के साथ एक बहुत सारे लोग जो वर्ल्ड कमेटीज लगे हुए थे। तो हम लोग की दोस्ती थी, तो हम लोग मीटिंग की क्या करना चाहिए। तो बोले यार बुखारी साहब से मिलते हैं। तो बुखारी साहब, ज़ियाउद्दीन बुखारी साहब से मिले, तो उन एरिया में कर्फ्यू लग गया। तो बुखारी साहब को मैं मेरे होटल में लाया, गल्फ होटल में, वहाँ कर्फ्यू नहीं था। तो एक उनको रूम दे दिया गया। हम लोग सब वही मीटिंग करते थे। और उसके बाद बुखारी साहब की ताल्लुकात बहुत ज़्यादा थे शरद पवार साहब से। तो हम लोग गए शरद पवार साहब के पास। तो शरद पवार साहब ने 10 मिलिट्री की गाड़ी दे दी, 10 मिलिट्री की गाड़ी कि ले जाओ, उससे आप जो है रिलीफ का काम करो। तो गाड़ी रोज़ सुबह आके मेरे घर के होटल के नीचे लगती थी, और बुखारी साहब हम लोग निकलते थे, फिर जहाँ लोग फंसे उनको निकालते थे, जाते थे वहाँ रिलीफ का काम करते थे। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, दिन में 3 बार वर्षा पे भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये सब करते रहे, रिलीफ का काम। उस टाइम पॉलिटिक्स में नहीं थे? नहीं, कोई सवाल है, पॉलिटिक्स में नहीं थे। और मैंने, सुनिए, मैं जब फिर बम्बई में ब्लास्ट हो गया, जब ब्लास्ट हुआ ना, तो मैं बॉम्बे में नहीं था, मैं उम्रा पे गया था। और मेरा बिजनेस था, मेरे पासपोर्ट पे सऊदी का, दुबई का दोनों वीज़ा लगा हुआ था, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट करता था, मैन पावर का काम करता था। तो मैं सऊदी अरब में था।
तो सऊदी अरब पड़ा, अरे यहाँ फटा, अरे यहाँ फटा, अरे यहाँ फटा, अरे बाप क्या हो गया, कैसे फटा, क्या हो गया, करते करते तो प्रॉब्लम हम लोग। उसके बाद जब लास्ट मैं आया बॉम्बे, आने के बाद मुंबई में मैं शरद पवार साहब के पास गया। मैं मेरे बच्चों को, मेरे कई मुसलमान बच्चों को लेके, जिनकी ईदी मिली थी, सब मिली थी, मैं गया पवार साहब के पास, कि उनसे पहचान हो गई थी ना बुखारी साहब के जरिए। बराबर है। मैं किसी पॉलिटिकल आदमी को ज़्यादा जानता नहीं था, एक उनके बाद एक जावेद खान साहब को जानता था। तो गए उनके पास, हमने जो पैसे जमा किए थे, बहुत पैसे नहीं, थोड़े पैसे थे, वो जमा कि वो दिए उन्होंने। उनकी रसीद हमको मिली, आज भी रसीद रखी है मेरे पास, कि चीफ मिनिस्टर फंड में बम ब्लास्ट में जो लोग परेशान हुए, घायल, उनकी हमारी तरफ से उनको थोड़ा मदद ठीक है। दिया हम लोगों ने। फिर मैं दोबारा सऊदी चला गया 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद मेरे ऑफिस से पुलिस आई, मेरे स्टाफ को पकड़ ली, हेमंत सिंह साहब को, कैसे कि तुम लोगों ने जो आतंकवादियों को भेजा और बम ब्लास्ट करा। अरे बाप रे बाप, अरे मोला ये क्या हो रहा है ये। तो मैंने जावेद खान को फ़ोन किया, अरे मेरे आदमियों को क्यों पकड़ रहे हैं, वो बेचारे 15,000 2,000 10-20 हज़ार की नौकरी करने वाले, उनको क्यों, मुझे पकड़ो ना, मैं आता हूँ ना। तो मैं आगे आ गया, वापस आ गया, मैं बताया उनको मैंने कि क्या बात है। आप बोला आपने टिकट बनाया, वो लोग गए बम ब्लास्ट। कितने लोगों की टिकट बनाए थे आपने? 11 लोगों की। 11? ये टाइगर फैमिली की? नहीं भाई, कोई टाइगर वगैरह फैमिली नहीं। तो फिर उस वक्त तो टाइगर ही मैं घूमता था भिंडी बाजार में, हम जानते थे, देखते थे, हमें क्या मालूम कि टाइगर कौन आदमी क्या करता है। जी सब हम लोग तो बॉम्बे नंबर 3 डोंगरी वाले हम लोग हैं, सबको जानते ही थे हम लोग। अभी तो मालूम पड़ गया आप बिस्सी मोहल्ले वाले हो। हाँ, और क्या, बिस्ती महल्ले में इसलिए अभी तक आपको ना को बिस्सी मोहल्ले से ज्यादा वोट मिलते हैं। मैंने अक्सर देखा हो कि बिस्सी मोहल्ले से आपको ज्यादा वोट मिलते हैं। सुनिए, उसके बाद क्या हुआ कि मैं आया तो कहा आपने फाइनेंस किया, ये 11 लोग गए, ये दुबई गए, दुबई से कराची गए, इन्होंने ट्रेनिंग किया, अरे बाप रे बाप, मरी मैंने किया, कौन 11 लोग। तो मैंने चेक किया तो 11 लोगों ने मेरे को पूरा पैसा भरा। 11 लोग दुबई गए, कौन है दुबई, मैं नहीं जानता उनको। कोई भी आके टिकट ले सकता है। देखिए, मुझे याद है अच्छी तरह से कि उस ज़माने में कर्फ्यू लगा था चारों तरफ। हम लोग ज़ायरीन ट्रैवल से टिकट लेते थे जका भाई के यहाँ से उस ज़माने में। तो जका भाई वहाँ तो कर्फ्यू लगा था, कुछ लोग आए थे कि गए दुबई जाने का टिकट चाहिए, तो टिकट ले लिया, पैसा दिया, हो गया। अब वो लोग बम ब्लास्ट किए जाके, तो मेरे लिए तैजुब की बात है। अच्छा किए भी तो मैं क्या करूँ, अगर मेरे टिकट से बम ब्लास्ट किया तो इमिग्रेशन ने क्यों छोड़ दिया, उनको पकड़ो ना। बराबर है। वो जब यहीं बम्बई से गए ना एयरपोर्ट पे, तो उनको रख लेते आप। मैंने टिकट दिया, हाँ मैंने नोइनली, मैंने, आपने पैसे नहीं लिया उनसे। मैंने कहा अच्छा, मैं अपनी बुक लेकर गया, एक तरफ पैसा आया हुआ है, एक तरफ पैसा गया हुआ है, एयरलाइन से कंफर्म कर दो ये पैसा मैंने जमा किया है, ये आदमी ये कंफर्म कर लो ये पैसा मेरे पास आया है, जिनको जो लोग तुम 11 बोल रहे हो उनसे पूछो पैसे दिया कि नहीं दिया। मैंने सब दिया ले आके उनको। हेमंत सिंह कौन थे 11 में? बड़े आरोपी थे? नहीं, ऐसे ही बेचारे लोग थे। तो मैंने उनको बोला, हेमंत सिंह? नहीं, जावेद खान को, जान पहचान मेरी थी ना, कि देखिए चलिए ना, ये क्या बदतमीजी है, चलिए मेरे साथ आप। तो गए मेरे साथ बेचारे चल के, तो गए, उन्होंने देखा कि भाई ये एंट्री है, देखो बुक के अंदर ये पैसा गया है, ये देख लो, और मेरा पासपोर्ट है। मैं इत्तेफाक से, मैं हमेशा जाता था गल्फ में, इत्तेफाक से जब ये ब्लास्ट होगा तो उस जमाने में गया ही नहीं हूँ सर। तो देखो मैं कंस्पिरेसी में कैसे, मैं तो गया ही नहीं, देखो मेरा पासपोर्ट देख लो तुम। अरे बहुत सही अबू आसिम, तो बिल्कुल सही तुम्हारा, बैठो अभी सब ठीक हो जाएगा, कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, जावेद खान चले गए, मुझे बचा दी बाजी रूम में, 1 घंटे 2 घंटे बैठा रहा मैं। बाद में पुलिस वाले आए, बोले जेब से सामान निकालो, ये निकालो, वो निकालो, घड़ी निकालो, हाथ में हथकड़े रहे, ले आके साले मुझे क्राइम ब्रांच के रूम में डाल दिए। अरे बाप रे बाप, अबू आसिम अरेस्ट, अबू आसिम अरेस्ट, क्यों अरेस्ट, बोले उन्होंने फाइनेंस किया, दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया गया। तो उस टाइम अबू हाशिम आज़मी का नाम इतना ऐसा पॉलिटिकल इतना ज़्यादा नहीं था। नहीं, पॉलिटिकल एक जीरो था, पॉलिटिकल जीरो था, बिजनेस में, सोशल वर्क में नाम था, एरिया में नाम सब जानते थे। जी। तो दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया, तो जज साहब ने से हमने कहा कि साहब जो है फाइनेंस किया, तो हमारे वकील ने कहा कि साहब इन्होंने अपनी पूरा अपनी जो भी आप इन पे इल्ज़ाम है उसकी पूरा जो एविडेंस इन्होंने कल दिया है हेमंत सिंह साहब को, वो बुक मंगा लीजिए, आप देख लीजिए, और उसके बाद आप उसमें कंफर्म कर लीजिए। उस बुक में आज जो है 9 महीने का हिसाब, 1 जनवरी से लेके सितंबर तक का पूरा हिसाब लिखा है। इवन कुछ पैसा ब्लैक से है वो भी लिखा हुआ है, सब देख लो आप। सितंबर की, ये 92 की बात है। यस, 93 की बात, 93। हाँ, सब देख लो आप उसमें। वो बुक झूठ हो नहीं सकती, मतलब उसको कोई माई का लाल झूठ कर ही नहीं सकता। अब बोला तो उन्होंने समन किया पुलिस को। दूसरे दिन पुलिस आई, बोले कि अबू आसिम ने कोई बुक नहीं दिया, अबू आसिम ने कोई पासवर्ड नहीं दिया। अब तो मेरे पैर से ज़मीन निकल गई, अरे बाप रे क्या हुआ। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब परेशान थे मेरे लिए, जान देने को तैयार। जो ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा था ना, उसको पकड़ लिए, बोले सर इसकी फ़ोटो कापी दे दो, बहुत लोगों का पैसा जमा है, हम लोग कैसे देंगे इस पैसा उसका।
अच्छा। तो उनको हम लोगों ने कुछ पटाया वटाया, पटाया तो समझ गया आपने क्या बोलना चाहता जी हूँ। जी जी। उस बेचारे ने कॉपी दे दिया, तो हमने कोर्ट में पेश कर दिया। साहब ओरिजिनल तो साहब एमएन सिंह ने लिया, अब वो ना बोल रहे हैं। एक ऑफिसर एक बुक लेके ना बोल रहा है, उसका काम यह है कि इंसान को कोशिश ये करे कि बेगुनाह बेगुनाह पकड़ा ना नहीं जाए, फंसे, बराबर। मगर इनका काम यह है कि बेगुनाह पकड़ा जाए। बुक दिया, जज ने रिजेक्ट कर दिया, फोटो कॉपी इज नॉट एक्सेप्टेड। फिर जेल पड़ा रहा जेल में मैं कितने साल थे? 1 साल 15 दिन। कौन सी जेल में थे? आथर रोड। हाँ। जेल का कुछ ऐसा बताइए कि क्या वहाँ पर अबू हाशिम आज़मी कैसे थे? बम ब्लास्ट आरोपी थे? नहीं बहुत शान से रहता था मैं। शान से रहते? रोज़ सुबह एक कुर्ता पजामा आता था, अखबार आता था, खाना आता था, घर का खाने अलाउड चिट्ठी भी आती थी। और इंट्रोगेशन में कभी आपसे ऐसा कुछ कुछ नहीं। एक बार मुझे पुलिस वाले किसी ने बदतमीजी नहीं किया मेरे से। एक बार पुलिस वाला मुझे पकड़ा हाथ, मैं चप्पल पहन, हे चल चप्पल मत पहन, बोले दिमाग खराब, बात कर, सीधा बात कर, क्या चप्पल मत पहन। तो ले गया राकेश मारिया के पास, तो बोले कि बोल दो क्या क्या सही है। मैंने कहा सब बता दिया। 6 महीने में बर्बाद हो जाओगे, देखा तुमने मैंने क्या किया। हनीफ सिंगोरा और कड़ा वाले को, मतलब सुनिए साहब जो करना करो, आपके हाथ में अभी जो था बता दिया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे इंक्वायरी पे दिलाए, दोनों हाथ में कड़ी ला के बिठाते थे, कहीं बोले रावल आ रहा है, कहीं को फलाना कोई आ रहा है, कोई ठिकाना आ रहा है, कुछ था ही नहीं तो बताता क्या मैं। तो वही तो वो लोग कुछ थे, कभी 3rd डिग्री वगैरह का नहीं इस्तेमाल? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। जेल में रहा, जेल में जुल्म जाती बहुत होती रही, चली ठीक है। अंदर हाशिम भाई कैसे थे? अबू हाशिम आज़मी कैसा था? हाँ बिल्कुल डेरिंग से रहता था। लीडर क्वालिटी थी उसमें हाँ? भी? सब नहीं अंडर पंडर? ये तो उसी दिन सोच लिया था, अबू आसिम तेरी ज़िंदगी बेकार है, तेरे पैसे किसी काम के नहीं, अब निकलना तो कौम के लिए काम करना। मैंने देखा कि मुस्लिम बच्चों को किस तरह से बगैर कसूर, एक लड़का था मंजूर, वो आपको पकड़ा गया, उसकी गलती क्या थी, उसने नई मारुति खरीदा था। तो अबू सालिम जो था ना, वो भी आजमगढ़ का ही है, तो उसने बोला चल मैं तेरे को संजय दत्त से मिलाता हूँ। अब वो हीरो को देखने चक्कर में बेचारा, अरे हाँ चलो चलो भाई चलो। अब उसने उसकी गाड़ी में पीछे बंदूक रख दिया, अब नहीं मालूम बंदूक है वो, AK-47 56, 56 उसको बेचारा को नहीं मालूम क्या है। जब गया वहाँ पे और डिग्गी खोल के उसको सामान दे दिया, उसको नहीं मालूम। जब ये पोर खुला तो बोले इसी गाड़ी में बंदूक गई थी। वो गरीब बेचारा जब जेल पकड़ के आया ना, तो चप्पल जो पहनते हैं ना, उसमें अंदर एक टेम्पर के लिए लोहा लगा रहता है कुछ, वो चप्पल खोल के लोहा निकाला, अरे हथियार लाला, हथियार लाला, मारा एकदम, मारन टका मारन, क्या क्या बोल बोल के भाई उसको जेल के गेट से बैरिक तक मेढक की तरह कूद कूद चलो, और ऊपर से 3 पुलिस वाले डंडा मारते रहे। देखा मैंने क्या क्या हुआ अंदर। और बम ब्लास्ट के बहुत आरोपी थे, भाई लोग का दौर था उस टाइम। हाँ हाँ अंदर थे। और हाँ, एक तरफ डी कंपनी थी, एक तरफ राजन कंपनी थी। आप किधर थे? मैं तो बम ब्लास्ट वालों के साथ था ना, तो वही डी कंपनी बोली जाती है ना वो तो, अच्छा। कि डी कंपनी ने कराया, राजन तो कभी ने ऐसा कराया, किसने अंदर कराया। राजन कंपनी ने कभी कुछ करने की कोशिश की कि ये? हाँ हाँ गाली बकते थे, तो यहाँ से भी गाली बकी जाती थी। अच्छा, दोनों अंदर है? हाँ हाँ, एक तुर्रमगिरी चलती थी, कुछ नहीं। ऐसा कोई दादागिरी किसी की नहीं? सब दादागिरी हम लोग कौन कर सकता है बम्बई में यार, हम लोग को शरीफ लोग हैं यार। जी, बहुत शरीफ है। अच्छा, इस दौरान हाशिम भाई जो आपने बताया है 1.5 साल का वक्त, आपके घर वाले परेशान, फरहान बहुत छोटा होगा उस टाइम? अरे सब बच्चे परेशान, पूरा घर परेशान। भाभी की क्या करती बेचारी, सब रोते थे, आते थे मिलने के लिए, चले आते थे। और मिलने के लिए ऐसा, वो खिड़की में 5 पुलिस वाले बंदूक लिए खड़े हैं, और हम हमारे 5 और 10 के 5, 50 बेचारे मिल गए। बम ब्लास्ट वाले को कैसी हो तुम? अच्छी हो? दूर से। अरे भाई क्या, यहाँ भी पुलिस वाले खड़े हैं, क्या बात, कौन सी बात कर रहे हैं, क्या मतलब। तो पहले फोन था ना, ऐसा फोन पे नहीं फोन उस वक्त तो ये मोबाइल था ही नहीं। नहीं, वो इंटरकॉम रहता है एक दिन। नहीं इंटरकॉम कुछ नहीं है, सामने जाली में चिल्लाना पड़ता था। वहाँ चिल्लाना पड़ता था, वो भी 15 मिनट बात करो निकल। अच्छा, आप लोग जो बम ब्लास्ट वाले को लाते थे, तो वो जो आम आदमी है उन लोग को नहीं, वो खाली बम ब्लास्ट वाले नहीं लाते थे, वो जेल में ही कोर्ट चलता था, सब जेल में ही। कोई एक ऐसा जेल का बंदा जो आपको बहुत अच्छा लगा यार, नहीं यार इसको मैं आगे आके मेरे साथ रखूँगा, कोई ऐसा जेल का बंदा था क्रिमिनल में कि यार? नहीं भाई, सबने मुझे सिखाया कि जेल की दोस्ती जेल तक रहेगा, बस बाहर मत लाओ। अच्छा, जब मैं कौन अच्छा था? जब मैं निकल के आया ना, तो कभी गाड़ी जा रहा हूँ तो गाड़ी में लगा अर्शिम भाई सलाम अलैकुम, गाड़ी वाले नीचे कचरा चुन रहा है, अरे भाई आपके साथ था ना जेल में नंबर गाड़ी। ठीक है बेचारे, लेकिन बहुत गरीब जो बेचारे, ऐसे बेचारे पड़े अंदर, उनके पैसे नहीं है। कभी आपको रोना आया जेल में अकेले रह के, अल्लाह से शिकायत? नहीं, मैं रोना मुझे हमेशा उस वक्त आता जब लोग हमदर्दी की बात करते थे, आसिम भाई फिक्र मत करो, हम तुम्हारी और क्या बात करेंगे, थोड़ी बोलेंगे अच्छा है तुम अंदर चले गए। और ऐसा जेल में आराम से कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जहाँ मुलाकात हुई, हमदर्दी की बात किया लोगों ने, तो मेरी आंखों में से
फैमिली को देख के फरहान की उम्र क्या थी उस टाइम? बहुत छोटा था ना, आप सोचो ना। उसको नहीं समझ में आता। नहीं क्या बेचारे जाने उसको। जी, आगे बढ़ते हैं हाशिम भाई, उसके बाद क्या किया? तो एक इसमें बीच में एक सुनिए पास सुनिए में, हाँ, सुनिए, तो मुझे एक चिट्ठी आई मेरे साले की, जेल के अंदर। आसिम भाई मुझे एक साहब गए थे उम्रा में, आपके लिए दुआ कर रहे थे, 3 लाइन पीछे एक आदमी और आपके लिए दुआ कर रहा था। हाँ माशाल्लाह, वेरी गुड। और उन्होंने क्या लिखा मालूम है? कि जब आदमी तकलीफ में आता है तो सुना है कि साया भी साथ छोड़ देता है। और आसिम भाई आप तकलीफ में आए हो, जो आपको नहीं जानता वो भी आपके लिए दुआ करता है। तो आपका साया किसने छोड़ा था? बहुत करीबी साथ? नहीं वो कह रहे थे, नहीं वो तो दुआ मांग नहीं रहे थे। किसी ने साथ नहीं छोड़ा। कोई ऐसा बंदा जो नहीं, आपको नहीं, उस वक्त? हर आदमी मेरे लिए, मैं तो अंदर ही था, मुझे क्या मालूम, लेकिन मुझे मैसेज आता था हर आके मेरे दोस्त जो है ना सुबह से लेके बाहर गेट पे बैठते थे। ऐसे कौन से 2-4 दोस्त का नाम ले लो? रईस, एक रईस है, रईस अपना हारून, रईस शेख? रईस हारून आजमी, रईस हाँ। शेख उसको पैदाइश ही नहीं थी यहाँ पार्टी में। हमारे 74 की पैदाइश है। सुनिए, नहीं उस वक्त रईस तो अपनी पार्टी में नहीं था ना। जी जी, रईस हारून आजमी, ठीक है। अबरार, अबरार भाई आपके? हाँ ये अबरार, हाँ। और इनके साथ रहने वाले लड़के, ये सब सुबह आते थे, वहाँ होटल में बैठे रहते थे और रात को चले जाते थे। अब मैं तो अंदर में जानता भी नहीं, देखता भी नहीं, बेचारे इस उम्मीद में कि शायद आसिम भाई छूट जाए, शायद आसिम भाई छूट जाए। फिर छूटने का ऑर्डर आने के बाद? जब नहीं सुनिए ना, तो जब उन्होंने लिखा ना कि आसिम भाई लोग तकलीफ में होते हैं तो साया भी साथ छोड़ता है, लेकिन आपके लिए उल्टा ही मामला है, दुआ है वो। और आप निकलेंगे बाहर तो कौम के लिए कुछ करेंगे। वाला क्या बात करता है, मैं क्या करूँ कौम के लिए? लेकिन जब मैं निकलने, जिस दिन निकला मैं बाहर, जब मैंने हुजूम देखा, बाप रे बाप, मेरे लिए इतने आदमी, पुलिस ने फिर पकड़ के अंदर मुझे बैठा दिया। अरे नहीं गड़बड़, इनको सिक्योरिटी में भेजो। अर्थर रोड से निकले थे? हाँ, अर्थर रोड से। तो उसका पुलिस अपनी गाड़ी बंद करके एकदम सब बड़ी सिक्योरिटी में मुझे लाई। जब मैं घर पे आया तो मेरे 4 माले घर से नीचे 1 किलोमीटर की लाइन लगी हाथ मिलाने वालों की, कोलाबा पे। हाँ, फिर मैंने उसी दिन जो लोग मेरे साथ रिलीफ का काम करते थे उनको फ़ोन किया, आओ हम काम करेंगे। अरे आसिम भाई पागल हो गए, 1 साल भी छूट के आए हो, बंद करो ये सब काम। मैंने सुनो, मैं करूँगा काम, और मैं करूँगा काम, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने बोला क्या करना चाहिए यार, किसी कांग्रेस ने तो सब किया है यहाँ पे, और हम सब मुसलमान कांग्रेस वोट देते हैं। कांग्रेस ने मुझे बंद किया। दिलीप कुमार साहब बेचारे आए, 1 घंटे क्राइम ब्रांच में बैठे रहे, पवार साहब के पास गए। दिलीप कुमार साहब आपके लिए बैठे थे? हाँ, 1 घंटे तक एमएन सिंह जी से मिले कि अबू आसिम गलत नहीं है, उसको आप गलत पकड़े, उसको तो वो आपको कैसे जानते थे बॉलीवुड के? दिलीप कुमार जान पहचान हमारी आना जाना था। एक बार खाना खाने मेरे पास घर पे आए थे वो, अच्छा। मैं भी उनके यहाँ जाता उस था। टाइम कोलाबा का घर था अपना? नहीं ना? हाँ था ना खुला। अच्छा, ठीक है। खुला घर तो मैंने 84 में ले लिया था। अच्छा। तो मैंने जब मैंने बोला क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं और वाहिद भाई अपने अमन कमेटी अमन वाले कमेटी सब वाले। बात की कि पॉलिटिक्स करना है भाई, हमको पॉलिटिक्स करना है। तो एक राज बब्बर है यहाँ पे जो मुलायम सिंह यादव का को है, और इस देश में एक ही आदमी नज़र आता है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में रखता है, मुलायम सिंह यादव को पकड़ते हैं हम लोग। मुलायम सिंह, क्योंकि उसके पहले मुलायम सिंह आए थे। तो पता है उन्होंने भाषण किया था यहाँ पे खिलाफत हाउस में, क्या भाषण किया उन्होंने, बाप रे बाप। मैं तो राजनीति में मैं कूद के गया, एक हार पहना के आया, फिर भाषण किया, फिर मैं कूद के हार पहना के आया। जब मुलायम सिंह यादव का रथ निकला ना, इसमें अपना ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैदाइश की उसमें, तो जब बारी के पास एक टैक्सी वाले ने ब्लेड काटा हाथ से और खून का टीका लगा दिया उनको। मुलायम सिंह? हाँ, मुलायम सिंह को। हाँ। तो मैं बोला कि मुलायम सिंह को ही पकड़ता हूँ। तो राज बब्बर साहब, तुम्हारे साहब राज बब्बर आगे खुश हो गए, मैं बुलाया तो, अरे बोले आपका नाम बहुत सुना है, अखबार में छपा, बताया सर। बोले सर आप आपकी पार्टी क्यों नहीं चलाते यहाँ पे? बोले कि हमारे पास अच्छा मैंने कहा सर 95 का दौर था जब आप पॉलिटिक्स में। सुनिए ना, तो राज बब्बर ने बोला कि ठीक है मैं बात कराता हूँ। मैंने कहा नेताजी मुलायम सिंह जी, मेरा नाम अबू आसिम आजमी आजमगढ़ का हूँ, मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स करूँ सर, आप अगर मदद करें तो। तुम करोगे? हाँ, मैं बम ब्लास्ट का आरोपी हूँ, मैं अभी खाली जमानत पे छूटा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुम झूठे नहीं हो, तुम सच्चे हो। ये बात उन तक भी पहुँची? हाँ, बोले मैं जानता हूँ, हमको मालूम है कि तुमको फंसाया गया है, हम अखबारें पढ़ते हैं, सुनते हैं, आजमगढ़ के लोग आते हैं, तो बताते यूपी हैं। का प्रभाव था कि बॉम्बे से अबू हाशिम आजमी जो उससे पहचानते थे? नहीं, यूपी से भी, यहाँ से भी। अच्छा, दोनों तरफ से। उसके बाद जो है मुलायम सिंह वो ने, मैंने कहा कि एक तारीख दीजिए मैं आपको बुलाता हूँ। तो हम लोग सब मिल के ना उनको बुलाए, कहाँ, YMCA में, YMCA ग्राउंड में, पूरा मदनपुरा। हाँ, पूरा YMCA ग्राउंड भर गया फुल नेताजी के नाम पर। तो मुझे बोलेगा आपको कि अबू आसिम की सदारत में, और ये क्या होती है भाई कि आपकी सदारत में मीटिंग, इसके पहले कोई मीटिंग किया ही नहीं था, सदारत क्या होती है? हेड। हाँ, तो बोले कि अब आपको जो है ना एक इतना बोलना पड़ेगा बाद में शुक्रिया का। बोले ये मैं नहीं बोलूँगा, मेरे से नहीं होता तो बोलना होना, प्लीज़ किसी को नहीं, आप नहीं मैं नहीं बोल सकता। एक लाइन लिख के दिए कि मुलायम सिंह यादव जी आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप आए, और आप जितनी पब्लिक आई मैं उनका एहसान मानता हूँ, बहुत धन्यवाद। इतने ही
पहला आपका स्पीच था। मैं उसको रटता रहा, या अल्लाह क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बोल दिया घबरा हाथ हाथ हिला उला के। पहला स्पीच हाँ, तो कहते हैं ना, दिल के बहलाने को अक्सर पी लिया करता था मैं, दिल के बहलाने को अक्सर, मतलब शराब, दिल के बहलाने को अक्सर पी लिया करता था मैं, क्या खबर थी मैं मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। फिर हम गए दिल्ली, बस दिल्ली लेकर गए ना, फिर हम लोग गए वहाँ पे कि सदर बनना है। मैंने नहीं, सदर उधर नहीं बनता भाई, मैं ये सदर उधर नहीं, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, उनका काम करूँगा। तो अच्छा 6 महीने के लिए बन जाओ, 6 महीने के लिए बन जाओ, महाराष्ट्र का सदर। हाँ भाई, क्या कैसे चलाऊँगा मैं, नहीं होता मेरे से, बन जाओ 6 महीने, इलेक्शन के बाद छोड़ देना। बन गया, बशीर खड़ा किया लोगों को इलेक्शन में, और मालूम है 4 सीटें चुन के आ गई। 4 सीट और 22 कॉर्पोरेटर आए थे। 22 कारपोरेटर चुन के आ गए। ये दौर कभी का था? 1995 में हुआ था। हाँ, और उस टाइम आपके साथ बशीर पटेल थे। सुनिए, मैं नहीं लड़ा इलेक्शन, मेरा तो उरूज था ना। अच्छा, आप नहीं लड़े? कभी नहीं, मैंने कहा कि कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अबू आसिम स्टेज पर खड़ा होकर कभी अपने लिए वोट नहीं मांगेगा। बार बार मैंने कहा, चिल्ला कर, अबू आसिम खिदमत करेगा कौम की, और 6 लोगों को लाएगा, आगे बढ़ाएगा, ताकि वो लोग कौम के लिए काम कर सकें। नहीं लड़ा। 95 चला गया, 96 चला गया, 7 चला गया, 8 चला गया, 9 चला गया। उसके बाद दूसरा इलेक्शन आया 2004 नहीं, उसके पहले बहुत मैंने कोशिश किया। नेताजी जब सब, नवाब मलिक चले गए छोड़ के, यूसुफ भाई चले गए छोड़ के, यूसुफ भाई 23 नगर सेवक के सदर थे, चले गए छोड़ के पार्टी। बशीर पटेल साहब थे, नवाब मलिक मिनिस्ट्री में तो आपने भी तो जो इन लोग को लाए, आपने जो लाए, ये बशीर पटेल है, हुसैन दलवाई है, फिर यूसुफ अबरानी है, फिर सोहेल लोखंडवाला साहब है, अख्तर रिजवी साहब भी शायद आपके साथ ही थे। तो आपने भी तो एक पार्टी तोड़ी थी ना, मुस्लिम लीग। अरे भाई, मुस्लिम लीग में ये सब थे और उनको आपने तोड़ के अपनी पार्टी में लिया। अरे भाई सुनिए ना, ये कोई एमएलए थोड़ी थे भाई, कॉर्पोरेटर थे। सोहेल लोखंडवाला एमएलए थे क्या? नहीं, वो तो नहीं थे। सुनिए ना, अब मैं पार्टी बनाऊंगा तो यहीं से लूंगा, आदमी का आसमान से लाऊंगा क्या? जिसको आना हुआ है। तो इनको लगा कि अबू आसिम समाजवादी बढ़ रहे, तो ये लोग मेरे पास आने लगे। असलम पटनी मेरे दोस्त थे, ये सब उनके साथ उठते बैठते थे। तो इनको लगा कि यार मुस्लिम जो छोटी पार्टी समाजवादी की सरकार चल रही है यार, पूरा तहलका देश के अंदर, मुलायम सिंह यादव हीरो बन चुका है। अच्छा, वो फेम की वजह से आप आ गए सब। तो आपको ऐसा नहीं लगा था कि मुस्लिम लीग को मैं आगे बढ़ाऊं? नहीं, मैं मुस्लिम लीग को आगे बढ़ा। मैं यूपी में कहाँ मुस्लिम लीग है, महाराष्ट्र में कहाँ मुस्लिम लीग है, कहाँ कितना, मैं उस पार्टी में जाऊं जो हिंदू और मुसलमान की एकता वाली पार्टी हो। मैं कहते हैं ना कि मुंह से मोटाई लोढ़ा हुई, का ससुराई हाथी घोड़ा हुई, एक हमारे मसल यूपी में। चूहा मोटा होगा तो लोढ़ा बनेगा, हाथी नहीं बनेगा। मैं मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी में जाऊंगा तो मुख्यमंत्री बना सकता हूँ, बराबर है। मगर मुस्लिम लीग से मोहब्बत है मुझे, मैं नफरत नहीं है मुझे। लेकिन मुस्लिम लीग को बुलाया था हमने। हाँ, ये भी सुनिए आप, उनके सदर आए थे मेरे घर पे, बनातोला साहब। जी हाँ, आए थे। और ये अपना मौलाना साहब भी लोग आए थे यहाँ से, जो स्कूल है इनका मीनारा मस्जिद के अंदर, कि भाई हम लोग अलायंस करते हैं। कहा नहीं, बिल्कुल नहीं अलायंस होगा, हमें नहीं आपसे अलायंस करना, हम अकेले लड़ेंगे। बहुत रिक्वेस्ट किया गया कि मुस्लिम लीग से अलायंस कर लें, नहीं माने, लड़ाया हमने। वो लोग नहीं माने? वो लोग नहीं माने। अच्छा, फिर लड़े इलेक्शन। अब 2002 जब आया ना, तो उसके बाद जब मैंने, मेरे ख्याल से 1997 का इलेक्शन था, जब आपके पास 4 एमएलए थे। हाँ, और 22 कॉर्पोरेटर थे। हाँ, उस टाइम अबू हाशिम में इलेक्शन नहीं लड़े? कभी नहीं लड़ा। फिर उसके बाद एक एमएलसी का टर्म आया ना, हाँ, तो नेताजी बोले तुम बन जाओ। मैंने सर एमएलसी में नहीं बनता उनका। तो मैंने हुसैन दलवाई बना दिया। और पूछता हुसैन दलवाई साहब से, 1 रुपया भी उनसे नहीं खर्चा कराया, फ्री बनाया। तो ये सब आपको क्यों छोड़ के चले गए, जब उनको कोई थे नहीं और आपने एमएलए बना दिया उनको, आपके जो है लीडरशिप में सब एमएलए बने? तो क्या रीजन थे? मेरे एक लीडर थे, उनका नाम था कपिल देव सिंह, बहुत मशहूर थे बिहार के। तो कपिल देव सिंह ने कहा, अबू आसिम, वो बिहारी बोलते थे, अरे तो क्या अकल ना बे अबू आसिम, तो के अरे तू ना सुन ला पहले कब वो कि छोटा पैसा बड़ा पैसा छोटे पैसा को खींच लेता है, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी को खींच लेती है। तुम चुन के लाओगे, सत्ता में जो रहेंगे सबको सब खींचे। सब चुनने के बाद ही गए? और क्या, तो पहले कैसे याद? पहले तो अबू आसिम जिंदाबाद, बाद में अबू आसिम मुर्दाबाद। तो क्या आपकी लीडरशिप में उनको पसंद नहीं आई कि कुछ लालच दिया गया सामने वाली पार्टी से? अगर ये पूछा जाए एक नाथ शिंदे साहब से कि आपको क्या बाला साहब ठाकरे की लीडरशिप पसंद नहीं आई, उद्धव की लीडरशिप पसंद नहीं आई, अगर ये पूछा जाए अभी आदरणीय अजित पवार साहब से कि क्या आपको शरद पवार की लीडरशिप पसंद नहीं आई, सही जवाब पूछिए। वही जवाब मेरा भी है कि आप ऐसा है ना कि सत्ता की लालच में चले जाते हो लोग, और फिर देखते नहीं हो कौम क्या कर रही है। कुछ नहीं, कौम भाड़ में, किसी कौम की फिक्र नहीं।
किसी को भी। अफसोस है मुझे इस बात का, अफसोस है। मैं हूँ 28 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी पार्टी के सामने घुटने नहीं टेके। मेरी ताकत नहीं है, ठीक है, जितनी ताकत है इतनी ताकत है, लेकिन मेरी आवाज़ तो है ना, बात तो कर सकता हूँ मैं ना। कभी आपको बीच में इन दौरान 28 सालों में कभी कोई एजेंसी ने डराया हो कि तेरे पुराने जाने दीजिए, मेरे पुराने क्या के मेरे को ऐसे केस ही नहीं मेरे पास थे कि जो नहीं, मुझे जैसे कि यही जो बीवी लेकिन था। अभी सब नाटक जो है ना, अभी ऐसा है ना कि ये हिंदुस्तान है। आप बिजनेस करते हैं ना, अंगड़िया है यहाँ पर, अंगड़िया। अंगड़िया में क्या होता है, पैसे जाते हैं, जाते हैं यहाँ से ट्रांसफर होते, सबको मालूम है, नहीं इनकम टैक्स को नहीं मालूम, सब मालूम है, सीबीआई को नहीं मालूम, सब मालूम है। और इनके जो अपना ईडी को नहीं मालूम, हमको आपको मालूम है कितने पैसे जाते हैं। आप 1 करोड़ रुपया यहाँ दो, 2 घंटे में 10 मिनट में मद्रास में ले लो, कोडवर्ड ले लो। ऐसे अब इन सब चीज़ों को लेकर किसी को घेरा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि तो नाइंसाफ़ी होगी ना। ऐसी चीज़ें, फ्लैट कितने में बिकता है आज? अगर कोई, मैं माइक पे बोल रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो फ्लैट को अगर 100 रुपया दाम है तो 100 में बेचते होंगे, 100 वाले 70 में बेचते हैं, 30 रुपया जो है ना ब्लैक से लेते हैं। बराबर है। ज़मीन जितनी भी हिंदुस्तान में रजिस्ट्री होती है, अगर उस ज़मीन का दाम 1 लाख रुपया है ना, तो रजिस्ट्री 50,000 की, 40,000 की, 60,000 की होती है, बाकी पैसा ब्लैक में होता है। ये पूरा हमारे देश का है, बंद करो ना सब, बंद करो, कोई नहीं करेगा काम। ये ऐसी चीज़ों को लेके घेरा जाता है, तकलीफ में आई जाती है, परेशान किया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है, जमानत नहीं होती है। ये तो देश में चल रहा है ना। अच्छा, नवाब मलिक और आपका क्या लफड़ा है? नवाब मलिक कोई लफड़ा नहीं। अभी तो मैं उनके घर भी गया था, अभी उनके दामाद का वो तो मैं गया था। उसके पहले जब मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, नवाब भाई के घर गया, मैं उनसे राय मशवरा लिया मैंने, मेरा कोई झगड़ा नहीं। तो ये जो लोग जो आपको छोड़ के गए, यूसुफ अबरानी, हुसैन दलवाई और तुम्हारा बशीर पटेल, सोहेल लोखंडवाला, हमीदा मिस्त्री, ये सब जो थे, ये सब जो लोग थे, तो जाने के बाद आपसे कोई दुश्मनी वगैरह कि या मुंह छुपाते फिरते थे अबू हाशिम आज़मी से? क्या ऐसा दौर था? आपके सामने आते हैं? आज भी 20 अच्छे आदमियों को बिठा दो, इंसाफ पसंद को, एक को बुलाओ, इनकी 99 गलती मैं माफ़ करता हूँ, मेरी एक गलती मत माफ़ करना। आओ, दूध का दूध, पानी का पानी करो। मैं हमेशा इज्जत किया मैं खुद भूखा रह के उनको खाना खिलाता हूँ, मैं खुद पैदल चल के उनको गाड़ी देता हूँ, और क्या चाहिए, इससे क्या चाहिए। लेकिन मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं मंत्री नहीं बना सकता, लेकिन मैं आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। जो आइडियोलॉजी के लोग हैं वो मेरे साथ रहेंगे, जो लालची लोग हैं वो चले जाएंगे। तो ये नवाब मलिक जो है आपके एरिया में आ गए अभी और बोले कि मैं हाशिम भाई को लड़ाऊंगा, यानी मैं हाशिम भाई को हराने वाली बात ही होगी ना वहाँ पर। तो जब एक 3 टर्म एमएलए अबू हाशिम आज़मी है, वहाँ पर एक मुस्लिम नेता है, और वो आपके पुराने जो शागिर्द ही बोल सकते हैं, शागिर्द बोलो, आपके कलीग बोलो, वो आके यहाँ पर बोल रहे कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो क्या आपको लगा कि क्या रीति, क्या उनको दबाव है? नहीं मालूम मुझे, दबाव तो मुझे भी था, लेकिन मैंने खुल के ऐसा, मैं भी छुप के रहता था दबाव में, लेकिन मैंने इस तरह से सेकुलर वोटों को बंटवारे के लिए खुल के ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे मैं कल शर्मिंदा हो जाऊं कौम के सामने। अच्छा, अगर आपको बम ब्लास्ट में अगर ऑफर आता, जो आप थे, कि काम करो, आप कोई फिरका प्रेस पार्टी में को सपोर्ट करो, पीछे से सपोर्ट करो। मैं कसम खाता हूँ, तभी एक ने वीडियो निकाला, अबू हाशिम कसम बहुत खाते हैं जी, कि अबू हाशिम जो कसम खाता है झूठा होता है। एक कहावत भी है ना, जो कसम खाते हैं वो झूठे लोग ज़्यादा कसम खाते हैं। इसलिए मैं कसम नहीं खाऊंगा, सुन लीजिए मेरी बात। मैं अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कभी कसम खा जाता हूँ, हो सकता है मेरी आदत गलत भी हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर असेंबली में गए ना तो कसम खाओ, पहले कोर्ट में बयान दो कसम खाओ, पार्लियामेंट में जब हलफ उठाओ कसम तो है ना। कसम बनी किस लिए है? हर झूठा आदमी कसम गलत खाए, लेकिन सच्चा आदमी कभी कोई अपने आप को, अपनी सच्चाई को प्रूव करने के लिए कसम खा लेता है। मैं आपको बोलूं कि मुझे राज बब्बर ने बोला, मैं ज़मानत पे था, रोज़ सुबह जाता था कोर्ट में 11 बजे और शाम को 5 बजे जाता था, मैं डिस्चार्ज नहीं हुआ था बम ब्लास्ट में, जिसमें फांसी भी सजा हो सकती थी। तो मुझे रजबा ने बोला कि मुरली देवरा जी ने बोला है कि अबू हाशिम को साउथ बॉम्बे में उम्मीदवार खड़ा करने मना कर दो, मुझे सपोर्ट करने बोलो, मैं पूरे बम ब्लास्ट केस को ख़त्म कर दूंगा। राजबब्बा आज हैं, पूछ लो उनसे जाके। फिर क्या हुआ? हाशिम भाई कर लो कंप्रोमाइज़। मैंने कहा सुनो, मर जाऊंगा नहीं करूंगा, नसीब में लिखा होगा फांसी, ना तो फांसी चढ़ जाऊंगा, कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन मैं दोगलापन नहीं करूंगा। मैं मर्द हूँ, जो सामने है वो पीछे है। मुरली देवरा जी हवाई जहाज़ लिए इनका, अंबानी जी का, और गए मुलायम सिंह जी के पास लखनऊ,
तो कहा कि अबू आसिम जो है ना गलत कर रहा है, तो नेताजी बोले चाय पियो वापस चले जाओ, अबू आसिम ही फैसला करेगा, वही अध्यक्ष, मैं फैसला नहीं करूँगा। अरे बड़ी बात है ये। जी हाँ, अगर अध्यक्ष बोलता है कि ये फैसला करेंगे वहाँ के हेड ये तो बड़ी बात जी है। हाँ। तो नवाब मलिक का जो अभी यहाँ पर आके आ रहे हैं, वो आपको हराने आ रहे हैं कि खुद जीतने आ रहे हैं? पता नहीं कैसे, मुझे नहीं लगता कि जीत सकते हैं, हारा सकते हैं। इफेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा है ना कि मैं जिस एरिया में एमएलए हूँ, मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं लोगों का भाई हूँ, लोगों के परिवार का मेंबर हूँ। लोग मुझे आसिम भाई बोलते हैं, मैं घरों में जाता हूँ लोगों से, लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग मेरे बस्ती के, गोंडा के, आजमगढ़ के, जौनपुर के रिश्तेदार हैं मेरे, जिनसे मेरे बहुत से ताल्लुकात हैं। तो मैं हारूँगा कैसे? मुझे वोट मिलेगा। हाँ, अगर नवाब मलिक साहब ने भी बहुत पैसा बहुत उन लोगों के पास, पैसा तो आपके पास भी बहुत। नहीं बीजेपी, मेरा तो हराम का पैसा नहीं है, हलाल का है, जो भी टैक्स है। भरा पैसा उन लोगों मैंने का। भी आपका देखा 300 करोड़ का रिटर्न है आपका। सुनिए ना, उन लोगों का White। उन लोगों का उनके पास तो आप जानते हैं अभी घोटाले में कितना, अब नाम नहीं लूँगा मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ लीडर की। अब वो बीजेपी में है वो, लेकिन घोटाला कितना बड़ा था, कितना है। कौन से लीडर की इज्जत करते नहीं हो? सुनिए ना, अब जाने दीजिए ना। आप यूसुफ भाई से पूछिएगा कि उनको फ़ोन किसके, नवाब मलिक का फ़ोन आया था, क्या बोले थे, कितना पैसा देने बोले थे, वो बताएंगे आपको। तो ये अच्छा है। इसके बाद हमारे भाई साहब जो है ना, जो मेरे सामने लड़ने आ रहे हैं ना, आपने देखा था एक बार करप्शन की वजह से इनको हटा दिया गया था मिनिस्ट्री से। करप्शन मतलब क्या? पैसा कमाना। तो PWD मैटर ये, हाँ, अभी देखिए ना कि अगर हिस्ट्री निकाली जाए कि राजनीति के वक्त कितना क्या था, आज कितना है। मेरी हिस्ट्री निकालो, राजनीति के पहले मेरे पास क्या था, आज क्या है। मैं तो राजनीति में, मैं तो कोई मिनिस्टर बना ही नहीं कभी, और मैंने 1 रुपया फंड का कभी कमीशन नहीं लिया। आप राज्यसभा गए थे ना? सुनिए, तो 2000 वही बात हो रही थी कि जब इन लोगों ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया, नेताजी ने बोला था आसिम भाई ये एमएलसी हुसैन दलवाई की मत बनाओ। मैं बोल रहा हूँ, वो सुन भी रहे होंगे, बुरा लगेगा उनको। मैंने कहा नहीं, मराठी बोलते हैं, अच्छे आदमी, बहुत मेहनत करते हैं, बना देते हैं, सब बना देते हैं। मेरा बच्चा था, मैं उसको बना सकता था, मेरे भाई तुमको बना सकता था, मैं बन सकता, नहीं बना मैं। बराबर है। नहीं बना मैं, क्यों नहीं बना? कि मैं दूसरों को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं पीछे रह के लोगों आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब वो लोग बोलेंगे, वो चलते हैं आगे, तो अरे अबू आसिम हमारे पीछे चलते हैं, अब ये आज ये वो बोल सकते हैं। अरे मैं जानबूझ के पीछे रहता हूँ, तुमको आगे बढ़ाता हूँ, तुम आगे बढ़ के काम करो। तब नेताजी मेरे पर गुस्सा हो गए। राम गोपाल जी बम्बई आए, कहा कि नेताजी ने बोला कि तुम पार्टी छोड़ दो, तुमसे काम नहीं होगा, तुम मेहनत करते हो इतना, और लोग आते हैं भाग जाते हैं, तुमको खुद राज्यसभा जाना है तो ठीक, नहीं तो बोलो। तब मैं शर्मा गया, यार मैं हर मंच पे बोला हूँ मैं राजनीति नहीं करूँ, मैं जाऊँ कुछ बनूंगा नहीं। अब मैं जाऊँगा तो लोग बोलें देखा ये भी आदमी वैसे ही निकला। तो मैंने बुलाया अपने मनोहर आथा साहब को, बुलाया अपना ये सारे नेताओं को बुलाया, अपने अलीम शमसी साहब अच्छे एडवाइज़र थे। तो उस टाइम तो ये सब चले गए थे, उस टाइम आपके साथ कौन था? नहीं उस वक्त तो थे, ये लोग सब थे, हाँ, बशीर पटेल। उस वक्त थे ना। हाँ। तो पता नहीं कौन था, याद नहीं मुझे आ रहा है। अब मनोहर आथा साहब तो पॉलिटिकल आदमी थोड़ी हैं। अलीम शमसी साहब को बुलाया और अपने साथ जो लड़के थे बुलाया, नहीं आपको जाना चाहिए। चला गया मैं, गया लखनऊ गया हवाई जहाज़ से। तो नेताजी ने बिठाया, कहा फॉर्म भरो। तो 10,000 रुपया फीस लगती थी, वो भी नेताजी ने बोला पार्टी से भर दो। मुझे 1 रुपया नहीं लगा, गया मैं काम किया। फिर मैंने महसूस किया यार, अब जब मैं आई गया हूँ ना तो मैं इलेक्शन ही लड़ जाता हूँ। तो 2002 में मैं राज्यसभा में गया, 2004 में चला गया भिवंडी इलेक्शन लड़ने में। 2 जगह से उस टाइम लड़े थे आप? नहीं, उसके बाद लड़ा। अच्छा, 2002 में आप भिवंडी से 2004 में गया लड़ने ना, तो कांग्रेस और शिवसेना एक हो गई। नारायण राणे साहब गए, भाषण किए, ये हरा सांप है, नाग है, ये आएगा तो यहाँ पे ये शिवाजी महाराज के चौक पर गाय काटेगा। नफरत नहीं, पहले से ही चल रहा था। और नारायण ने तो उस टाइम कांग्रेस में था ना? हाँ, तो कांग्रेस में भी ये सब चलता था। मेरे खिलाफ इतनी भाषण, कांग्रेस शिवसेना एक हो गई। वहाँ पर 60,000 वोट आप निकाल लो, 60,000 वोट से लोग चुन के आते थे। मैंने 84,000 वोट लिया, मैं हार गया। और वहाँ पर ये आपने एमपी इलेक्शन लड़ा था? नहीं, एमएलए इलेक्शन लड़ा। और 1,18,000 वोट से शिवसेना जीत गई। जो शिवसेना कभी भिवंडी में चुन के नहीं आई थी, मैं लड़ा और वो जीत के आ गए। और कांग्रेस 25,000 वोट ली। मैं मुंह पिटा के फिर चला गया राज्यसभा था ही मैं। मेरा टर्म पूरा किया मैंने। सरकार गिर रही थी दिल्ली की, गिर गया इसी एटॉमिक उसके ऊपर, जो कांग्रेस जो इन्होंने साथ छोड़ दिया था कम्युनिस्ट पार्टी ने। हमारे पास 39 MP थे, 36 या 37 MP थे समाजवादी के। तो अमर सिंह जी ने बात किया कि हम लोग कांग्रेस की सरकार को बचाएंगे और मंत्री पद नहीं लेंगे, बाहर से सपोर्ट करेंगे। सरकार बच गई, बड़ी वाह हो गई समाजवादी पार्टी की कि उसने सरकार बचा ली। तो ये हुआ कि बम्बई में 1 सीट पार्लियामेंट की समाजवादी को मिलेगी,
किस बेस पर कि वहाँ जो समाजवादी support पार्टी किए। ने सपोर्ट किया और कोई पद नहीं लिया। बड़े ताल्लुकात अच्छे हो गए अमर सिंह के और कांग्रेस पार्टी के। तो हम बोला कौन सी सीट ले सकते हैं, बोला जिस सीट पे कांग्रेस सीटिंग नहीं होगी वही सीट मिलेगी। तो मैंने जो है नॉर्थ वेस्ट की सीट, नॉर्थ वेस्ट गुरदास कामत के सामने। हाँ मैंने गुजरा काम थोड़ा उस वक्त थे, हाँ। उस वक्त तो मुझे मिलने वाली सीट थी ना, मुझे वहाँ से मुझे मिलेगी सीट अलायंस में। मैं तैयारी शुरू कर दिया 6 महीने पहले से, मेहनत करना शुरू कर दिया। लास्ट में कांग्रेस ने धोखा दे दिया, सीट ही नहीं दिया। अब मैं बढ़ चुका था आगे, मुझे मालूम है मैं चुन के नहीं आऊँगा। पूरे महाराष्ट्र से एक मुसलमान चुन के नहीं आता, बड़ी मुश्किल से अंतुले साहब चुन के एक आते थे। अबू आसिम की क्या हैसियत है जो मुसलमान चुन के आ जाएंगे? लेकिन अगर कांग्रेस हम साथ में रहते तो शायद चुन के आ जाते। इस बेस पर मैं लड़ा था, मैं खड़ा हुआ था। लेकिन जब कांग्रेस ने धोखा दिया तो मैं इतना आगे गया था कि पीछे आता तो कार्यकर्ता नाराज़ हो जाता। मैं लड़ा, मुझे 80-85 हज़ार कुछ वोट मिला। 84,000 वोट मिले थे आपको। मैं 80,400 मैं हार गया हार गया। कभी 2009 में। और 2009 में ही ना इलेक्शन था यहाँ पे असेंबली का, मानकुड़ और भिवंडी से आपने पहले तो कैंडिडेट मुझे फ़ोन आया दिल्ली से, राजा भैया ने मैसेज दिया कि नेताजी ने बोला है कि फॉर्म भरो राज्यसभा का। मैं ना बाबा ना, अभी तो मैदान में उतर गया हूँ, अब लड़ूंगा इलेक्शन असेंबली का, मैं हारा नहीं हूँ। तो मैंने अब ये कांग्रेसी, ये हमारे जो निकले हुए पार्टी के लोग थे, अरे इलेक्शन लड़ो मालूम पड़ेगा, लोहे का चना चबाना पड़ता है। बोला बच्चा अभी लड़ता हूँ। तो मैंने भिवंडी और गोंडी दोनों भर दिया फॉर्म। हाँ, भिवंडी इससे अपना एक रिकॉर्ड बनाने के लिए। हाँ, और दोनों जगह से और कोई मेहनत नहीं किया, दोनों बराबर। सीट चुन के आ गया मैं। और भिवंडी की दूसरी सीट भी मैं चुन के आ गया, वेस्ट की भी ईस्ट की भी, बिना अलायंस के। नहीं, आप सिर्फ भिवंडी ईस्ट की और मानकुड़ शिवाजी नगर की जीते थे। समाजवादी पार्टी हाँ। से मैंने रशीद ताहिर को खड़ा किया था अच्छा, आपकी पार्टी की। वैसे तो वो भी दोनों जीत सीट गए। चुन के आ गए और बम्बई की चुन के आ गया, समझा आपने। अब उसके बाद फिर बाई इलेक्शन आया, जब मैंने सीट छोड़ा भिवंडी की, तो ठीक है। तो मैंने अशोक चौहान से कहा सर भिवंडी में मेरा मैं सीट छोड़ा हूँ तो मैं फरहान को लड़ाऊंगा। फरहान को लड़ाना नहीं था, भिवंडी और भाई अपने घर के किसी आदमी, वाइफ को लड़ाओ, बेटी को लड़ाओ, बेटे को लड़ाओ, लेकिन आपको अपने घर लड़ना पड़ेगा। आपने धोखा दिया हमारे को, आपने सीट छोड़ा, हम नाराज़ हैं आपसे। इस नाराज़गी का एक ही है वो कि आप अपनी फैमिली के किसी को लड़ाओ। आप बोला फरहान तू चल जा बेटा, चल लड़ जा इलेक्शन। बोला मैं क्या लड़ूंगा? तो फरहान को बलि चढ़ा दिए। नहीं, बलि नहीं चढ़ाया, तो फिर लड़ाया। क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं। और अशोक चौहान से कहा मैंने, जी सर अगर आप यहाँ पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाएंगे, वोट बटेगा तो शिवसेना चुन के आएगी। आप नहीं चाहते कि आपका सेकुलर वोट साथ में आए? बोले नहीं लड़ाएंगे। तो मुजफ्फर हुसैन मुझे मिले नागपुर में, उनसे पूछिएगा, मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जहाँ रेस्टोरेंट के बगल में खड़े होकर हम दोनों बात किए। मुजफ्फर भाई ने बोला कि आसिम भाई अगर फरहान लड़ेगा, मतलब तो सुन, अगर नहीं मैंने सीट छोड़ा है ना तो फरहान को लड़ना तो पड़ेगा मुझे। अगर फरहान लड़ेगा तो मैं कभी नहीं लड़ूंगा, फरहान बेटा है हमारा, हम क्यों लड़के वोट बांटेंगे? अच्छी बात है, फरहान को मैंने खड़ा कर दिया। बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा लीडर लखनऊ दिल्ली से नहीं आता, एक क्या वसूल बना था पहले से। मैं लड़ा। अब वहाँ पे भाई साहब जब मुजफ्फर भाई खड़े हुए तो गुलाम नबी आज़ाद आ गए, मुजफ्फर भाई खड़े हुए बाबा सिद्दीकी साहब चले गए, कृपा शंकर जी आ गए, जो अभी जो आगे हैं अपना बस्ती के जो MP हैं, जो आजकल जो वक्फ बोर्ड के वो बने हुए हैं, क्या नाम देखिए उनका है, वो साहब आ गए। और उसके बाद जो है सत्तार भाई को वहीं बिठा दिया, इस तरह जो है भिवंडी में बिठा दिया 10 दिन तक तुम वहीं रहो। मतलब फिर सोनिया गांधी जी आ गई उसी इलेक्शन में, अब आसिम तो अकेले। बाई इलेक्शन में सोनिया गांधी, हाँ सब आ गए, बहुत मेहनत हुई। और बाद में क्या हुआ कि एक एरिया है जहाँ सिर्फ मराठी लोग हैं, हम जीत गए। और मैं बोला आसिम भाई आ जाओ, हम जीत गए। मैं गाड़ी लेके निकला, जैसे भिवंडी 5 किलोमीटर बाकी था, बोले हम हार गए। क्या हो गया? जिन इलाकों में मराठी था वहाँ 100% वोट मराठी भाइयों का शिवसेना को गया, कांग्रेस को एक वोट नहीं मिला, मुझे तो मिलता ही नहीं। मैं 1600 वोट से हार गया। और फरहान कहाँ से खड़े हुए थे? वही 1600, मतलब फरहान, हाँ 1600 वोट से हम हार गए। बहुत कम मार्जिन थी। ये तो मतलब ये कांग्रेस ने ये किया। अगर कांग्रेस को थोड़ा भी अकल होती, और अभी आज भी कह रहा हूँ मैं, अगर कांग्रेस ने भिवंडी वेस्ट में खड़ा किया अपना उम्मीदवार तो बीजेपी जीतेगी। ये हमेशा मैं आपको 2000 जब से मैंने गली न्यूज़ चालू किया आपको बहुत फॉलो किया आशिम भाई, मगर हमेशा मैंने देखा आप कांग्रेस के पीछे ही मतलब रहते हैं कि नहीं यार मेरे को अलायंस कराओ। एक आपको बात है पृथ्वीराज चौहान, जो अपन 2014 में उनके बंगले पे बात हुई थी, आपको बात हुई थी कि 7 सीट दे देंगे, आप घर पे आ गए थे, फिर अचानक ये हुआ कि अलायंस टूट गया, तो आपने बोला यार पीठ पे छुरा हुआ है,
कल आखिरी दिन है, तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि अबू हाशिम आज़मी इंडिपेंडेंट खड़े होने को क्यों नहीं तैयार होते? समाजवादी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे बी टीम कहा जाए बीजेपी की। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे खड़े होने से एक भी वोट जो है ख़राब हो जाए। मेरी कोशिश ये है, जब मैं खुद कोई पोस्ट लेकर नहीं लड़ना चाहता था, मैं 2002 तक कुछ नहीं लड़ा मैंने, तो मेरा मकसद क्या हो सकता है? मेरा मकसद होता है इस मुल्क में हर इंसान को इज़्ज़त से देखा जाए और ख़ासतौर से मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है ना, वो बंद हो जाए। इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे कौन सा शौक़ है? आप मुझे बता दो कि अगर 95 में लड़ता इलेक्शन तो मैं जीतता नहीं क्या? आप बताओ, मैं मिनिस्टर हमारे पार्टी से निकले हुए हुसैन दरवाई मिनिस्टर बना दिए गए, नवाब मलिक साहब मिनिस्टर बना दिए गए, असलम शेख मिनिस्टर बना दिया गए, तो मैं नहीं बन सकता था क्या? अच्छा, असलम शेख भी आपकी पार्टी थे। अच्छा भाई, मैंने आपका ग्राफ देखा 2009, 2014, 2019 और 2024 की भी आप तैयारी कर रहे हैं। आपके वोट बढ़ते गए, 38,000, 41,000 वोट मिले। फिर आपको 2019 में तकरीबन 70,000 वोट मिल चुके। इसमें एक बार तो यूसुफ अबरानी जो आपके साथ थे वो लड़ने आए, तब उसको आपको कैसा लगा? फील नहीं हुआ यार, देखो यार मेरे सामने लड़ने आया? इंटरनली फील होता है ना कि कुछ भी। हज़रत अली का कौल है कि जिसके साथ भलाई करो उससे ये समझ जाओ कि तुम्हारे साथ कुछ करने वाला है। अच्छा। हज़रत अली एक बार बाज़ार जा रहे थे, एक आदमी ने कुछ उनको गलत बोला तो उनके सिपाही ने तलवार निकाला, बोले रुक जाओ। ऊपर से नीचे तक देखा कि मैंने कभी ज़रूर इसके साथ भलाई किया जो मेरे साथ गलती। अच्छा, आप लोग जब आप देखते थे कि ये बड़े नेता होते जा रहे, मिनिस्टर बनते जा रहे, आपके सामने के लोग जैसे नवाब मलिक मिनिस्टर बन गए, आपने नाम बताया कि हुसैन दलवाई मिनिस्टर बन गए, बाकी सब लोग जो मिनिस्टर बनते जा रहे थे, तो आपको नहीं लगता था कि आप कुछ मिस कर दिए यार, मैं भी चाहता तो बन सकता था? नहीं, कभी नहीं। आपको ऐसी मायूसी नहीं हुई कि कभी लोग नहीं, कभी चिढ़ा रहे मेरे को, देख ऊपर बैठ के? मैं अपने आप को हमेशा उनसे बड़ा समझा हूँ और आज भी समझता हूँ। ये बेवकूफ़ लोग हैं जो एमएलए एमपी को मिनिस्टर समझते हैं। लीडर वो होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। लीडर मिनिस्टर या एमएलए नहीं होता। मुझे बता दो, अगर ये होता तो गांधी जी कभी एमएलए बने थे क्या? और आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जो आज दुनिया में चारों तरफ नाम है उनका, हर गली में गरीब अमीर के यहाँ फ़ोटो लगी हुई उनकी, वो कभी जीतते थे क्या? बम्बई में हारते थे हमेशा। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने देखा कि ये बहुत काबिल इंसान है, 32 डिग्रियों का मालिक है, तो मुस्लिम लीग ने पहचाना, मुसलमानों ने पहचाना और वेस्ट बंगाल की मुस्लिम लीग सीट छोड़ करके इन्होंने राज्यसभा में भेजा। एक बार चुन के आए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कितने बढ़िया इंसान हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब गए पढ़ने इंग्लैंड, जब जर्मनी से पढ़ के आए, जर्मनी से पढ़े हुए थे, जब आए ना, जब मद्रास एयरपोर्ट पर उतरे तो जेब में 1 रुपया नहीं था उनके पास, 1 रुपया नहीं था। एक गए जर्नलिस्ट के पास कि भाई मैं एक एडिटोरियल लिख देता हूँ, कुछ पैसे दे दो मुझे। तो जब लिखना शुरू किया ना, तो उसने कहा यार ये आदमी है क्या यार, ये इतना फास्ट लिख रहा है एक इशू पे, तो बोला लगता है इसको याद करके आया ये। बोला एक और इशू देता हूँ, लिखोगे? बोला हाँ लिखूंगा। उस पर भी लिखा। इतने काबिल इंसान थे वो। कितनी बार चुन के आए? एक बार चुन के आए थे, दोबारा लड़े वो और बाई इलेक्शन, फिर इंतकाल हो गया उनका। ये नेता थे, इसको बोलते हैं नेता। एक ज़रूरी नहीं, एक ही नेता है इस देश में पैदा हुआ जिसका नाम मुलायम सिंह यादव, और जो गरीबों का, जिसको 1 लाख रुपया नहीं गिन सकते वो। और होटल में गए नेताजी, 5 स्टार होटल में, नल खोल रहे हैं तो बोले अबू हाशिम ये 5 स्टार में भी क्या पानी नहीं आता क्या? मतलब इतने गरीब, इतने मतलब लोग किसान के बेटा, और इतने मशहूर जो भारतवर्ष में मतलब सबसे बड़ी पॉलिटिकल परिवार नेताजी का, डिफेंस मिनिस्टर बने, कितनी बार चीफ मिनिस्टर बने, 5 स्टार में नल खोलना नहीं उनको आता। कितने सिंपल आदमी का आप सोचो। बाबरी मस्जिद में भी जब कार से वो गए थी तो उन्होंने बहुत फायरिंग करवाई। सलूट करना चाहिए उनको, पूरी दुनिया को सलूट करना चाहिए कि इंसान हिंदू होते हुए अपनी मंदिर पे जिसमें पूजा करता है वो, अगर उसके वहाँ पर किसी एक जात के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरी सरकार रहा है चली जाए, लेकिन मैं संविधान नहीं तोड़ने दूंगा। ये मुलायम सिंह गोलियां चलाई थी उन्होंने, बिल्कुल। और कहा गया कि ये जो गोलियां चला इसको ना, ये किसी मुसलमान का जना हुआ होगा, मुसलमान की औलाद होगा। इसका मौलाना मुलायम सिंह नाम पड़ गया, मौलाना मुलायम सिंह नाम पड़ा। लोग जूता लेके ढूंढते थे उनके गले में जूता का हाथ पहनाने के लिए, लेकिन वो मर्द आहन कभी झुका नहीं। तो क्या वजह हो गई थी जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच में कुछ दरार आ गई, फिर आप जो है अखिलेश की तरफ आपका पल्ला ज़्यादा भारी पड़ा? नहीं देखिए, ऐसा है ना कि नेताजी जो उस वक्त जो है ना ठीक थे, लेकिन अमर सिंह जी उनको बहका रहे थे जी। अमर सिंह जी उनको गलत, तो आपके बहुत अच्छे थे वो भी। नेताजी जी अमर सिंह जी को बहुत ही मानते थे और वो मिस गाइड करते थे, समझा आपने। और ये इसकी वजह थी। अब जो अमर सिंह चाहते थे कि अब मुझे ये जगह मिल जाए, अखिलेश को न मिलने पाए। नेताजी रिटायर हो रहे थे। अच्छा, देने को तैयार होता, तो नेताजी उसको दे देते। इसलिए जो है ना
वो जाके बैठ कर क्या किया उन्होंने, या अमर सिंह ने, ये जो जी न्यूज़ के जो मालिक हैं ना, ये और दोनों लोग गए मयंक सिंह के पास, मैं बोल रहा हूँ वो सुन भी रहे होंगे, कि अभी अखिलेश को उत्तर प्रदेश की वो जो है उससे हटा दो, प्रेसिडेंटशिप से हटा दो। समझा आपने? अपने मुलायम सिंह जी ने बोला। हाँ, और मुलायम सिंह को हमें हटा दूंगा, तो बोले आज संडे, कल मैं टाइप करा दूंगा। तो ये जाके टाइपराइटर लेके आ गए, अभी हटाओ। अमर सिंह तो जो चाय लगा लड़का ले जाता है ना, तो वो सुन रहा था बात सब। उसने अखिलेश को, भैया अरे देखो आपके बारे में ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं। तो बोला अच्छा नेताजी आपको हटा रहे हैं, अच्छा। तब उसने देखा कि मामला ख़राब हो रहा है, तब अखिलेश आगे बढ़ा। मैं समझता हूँ अच्छा ही किया। तो आपको लगा नहीं आपके नेताजी की इतनी तारीफ करें उनको, उनका डिसीजन राइट हो सकता है? नहीं, जिससे हम अभी ऐसा है ना कि एक आदमी उसको मिसगाइड कर रहा है और कह रहा है कि भाई अखिलेश ऐसे हैं, तो उससे अब कुछ घरेलू बातें और जो मैं नहीं बोल सकता आपको। सही। हाँ आशी, मैं तुम्हारा ग्राफ देख रहा हूँ, बढ़ते जा रहा है, वोटर्स आपके बढ़ते जा रहे थे 2009, 2014, 2019 में। अभी भी जो है आपको, जो आपने शिवसेना को सपोर्ट किया था एमपी में, बहुत ज़ोरों शोर से आपने हर जगह सपोर्ट किया था, भिवंडी में और मानकोड़ में जो संजय दीना पाटिल जीत के आए हुए। तो क्या वजह है कि 15 साल रहने के बाद भी मानकोड़ शिवाजी नगर डेवलप नहीं हो रहा है? क्या डेवलप नहीं हुआ? क्या नहीं, आप मुझे बताओ डेवलपमेंट का मतलब क्या चाहते हैं आप? मैं बताता हूँ। जैसे एक बहुत आजकल जो आवाज़ें उठ रही है कि वहाँ पर बहुत गरीबी वाला इलाका है, बहुत गरीबी है, ना रोड्स बराबर है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ड्रग्स की तकलीफ है, एजुकेशन एक चीज़ बोलता हूँ मैं, एक चीज़, रोड नहीं है। 1 से लेके 15 नंबर तक कभी भी वहाँ पे रिक्शा जाता नहीं था। मस्जिदों के बाहर इतना रहता था, पानी गंदगी बहती थी। जैसे मैं चुन गया 1 से लेकर 15 नंबर तक सारे रोड पक्के बन गए। सुन गया आपने? स्कूल की हालत यह थी कि बैठी चाली में स्कूल था। सारे स्कूल 25 करोड़ से 50 करोड़ रुपए लग के सब स्कूल बन गए। 2 स्कूल बाकी हैं। एक स्कूल ऐसा बन रहा है वहाँ पर जो मुंबई में सबसे ज़्यादा बड़ा स्कूल है, जो आज इंटरनेशनल स्कूल है, उसके रैंक का, जिसमें कैंटीन भी होगी, उसके अंदर बच्चों को खेलने का भी होगा, टेबल टेनिस खेलने का भी होगा, उसके अंदर रेस्ट रूम भी होगा, उसके अंदर एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, सब बन रहा है। और 2 स्कूल मेरे एरिए में CBSE हो गए, म्यूनिसिपलिटी के स्कूल। और क्या करूँ मैं? और आप क्या कह रहे हैं? ड्रग्स की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा। एक MLA ड्रग कैसे ख़त्म कर सकता है, अगर मुझे बता देंगे ना तो मैं आपका ज़िंदगी भर एहसान मानूंगा। एक MLA को ड्रग ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे बताओ। अभी जनता के साथ आप मुझे बोलो जी, क्या करना चाहिए? वहाँ पर एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अरे नहीं, पहले हाँ, ड्रग्स की बात करो, लोग इसमें क्यों जाते हैं? नहीं, रोजगार MLA, मैं आपको बताऊं कि एक मिनट, रोजगार MLA कैसे देगा? कुछ तो क्या, होगा जिससे क्या बताइए ना, क्या? आशिमा, आप 6 टाइम नहीं, आप मुझे समझाओ ना, 4 टाइम मुझे आप समझाओ ना। MLA रोजगार, जब सरकार, जब आज जो है 45 सालों में भारतवर्ष में BJP की सरकार में सबसे कम रोजगार है। MLA क्या, आप किसी फैक्ट्री में चिट्ठी देगा तो उसको नौकरी दे देंगे क्या? मैं वहाँ पर रोजगार मेरा लगाता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ, वैकेंसी मंगाता हूँ, उनको देता हूँ। मैंने रोजगार के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा, आप देखेंगे ना, गवर्नमेंट भी शायद नहीं बना सकती, इतना बड़ा मैंने वहाँ पे स्किल सेंटर बनाया है, मॉडर्न टाइप का स्किल सेंटर कि, और जिसमें मैं इंजीनियर को बहुत तनख्वाह देता हूँ। हर तरह का फन, इलेक्ट्रिशियन से लेके, मोबाइल से लेके, एयर कंडीशन से लेके, मेसन, प्लास्टर, हर काम। आओ सीखो, फ्री 1 रुपया मत दो, उसके बाद जॉब भी लगाएंगे और आपको बाहर भी होगा तक भिजवा देंगे। इसके अलावा क्या करना, समझा आपने? मैंने वहाँ पर जो है अस्पताल बिल्कुल उसमें चाली की तरह था एकदम, उस 7 माले का अस्पताल लड़ाई करके बनवाया, अस्पताल बन गया वहाँ पर। अभी सरकार ने जो है हर वार्ड में जो डिस्पेंसरीज खोला है, हर वार्ड में हमने 1-1, 2-2 डिस्पेंसरी खुलवा दिया। मैं अपनी तरफ से, जब कोविड हुआ ना, तो जो लोग डायलिसिस के थे बेचारे घर से निकल के बाहर जा नहीं सकते थे, बराबर, बहुत बड़ी समस्या थी है। 45 लोग मर गए गोंडी में, कोई पूछने को तैयार नहीं। मैं गया अजीत पवार साहब के पास कि साहब मेरे फंड से 50 लाख रुपया मुझे अलाउ कर दो डायलिसिस मशीन लेने के लिए। उन्होंने कहा अलाउ कर दिया। सेक्रेटरी ने बोला कोई क्लास ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, उनके बोलने से क्या होता है, ये तो कैबिनेट ने पास करना पड़ेगा। मैंने 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया अपना लगा करके 10 मशीन लगाया। आज 40 लोगों की फ्री में डायलिसिस करता हूँ। मैंने अस्पताल बनाया, वहाँ पर बेड लगा दिया, किसी को भी थोड़ा ग्लूकोज चढ़ाना है, थोड़ा बीमारी है तो 50 रुपये 100 रुपये में कर दो, नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने वहाँ 2 अस्पताल खोले हैं जिसमें रोज़ाना 1000 लोगों को 10 रुपये में दवा मिलती है 2 अस्पतालों में। मैंने वहाँ बच्चियों को सिलाई मशीन का, कंप्यूटर का, और जो इंजेक्शन लगाने का कंप्यूटर का काम,
इस तरह के अनगिनत काम मैंने शुरू किया वहाँ पे। और मैं क्या करूँ कि ये लोगों को रोजगार मिल जाए, मुझे बता दो। कुछ लोग आपकी मुखालिफत कर रहे थे, ये बता रहे थे कि भाई नहीं, आपने आपको आप मुतमईन हुए जी कि जी नहीं हुए? मैं अच्छा, आपने बता अब नशा आ जाओ, नशे पे आ जाओ। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, अभी वीडियो चला दो आप इधर। 50 बार मैंने बोला है असेंबली में कि साहब आप नशा बहुत बढ़ रहा है, आप उसको रोको। नशा, अगर आप मीडिया वाले हैं, क्या नशा मलाड से, मदनपुरा से, मालेगांव से, पंजाब से, हिंदुस्तान में और जगहों से क्या ज़्यादा नशा यहाँ पे है? हर जगह नशा है। आप उसको बदनाम कर रहे हैं जो लोग। क्या आप चाहते हैं कि गोंडी की लड़कियों को शादी ब्याह कहीं बाहर ना होने पाए? क्या आप चाहते हैं गोंडी में कोई बाहर की लड़कियां शादी करके ना आने पाए? इस तरह की फालतू बातें करके बदनाम कर रहे हैं। यानी गोंडी का नाम बदनाम हो जाएगी तो औरतें की बच्चियों की शादी कैसे 100% लोग कहेंगे यहाँ पे सब नशे वाले रहते हैं, है नशे वाले, और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही क्राइम भी है। बहुत मैं चिल्ला चिल्ला कर थक चुका हूँ कि साहब यहाँ एक कॉलेज खोल दो। मत आप खोलो, पहले मैं खोलूँगा, मुझे ज़मीन दे दो। ज़मीन वहाँ सब म्यूनसिपलिटी की है, लीज पे दे दो। कलेक्टर की ज़मीन है, सरकार देंगे नहीं। करूँ क्या मैं, कैसे खोल दूँ? मैं मेरी तरफ से 4 स्कूल चलाता हूँ, टॉप के स्कूल चलाता हूँ, 1 रुपया लेता नहीं हूँ, हर महीने में कई लाख रुपया देता हूँ भाई, जो गरीब बच्चों को पढ़ाओ। इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ? तो ये कौन लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं ये वो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब से अबू आसिम आए हैं ना, पूरा इलाका समाजवादी हो गया है। न उनका नगर सेवक चुन के आता है, न उनका एमएलए चुन के आता है, बेचारे ताली बजाते फिर रहे हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि क्या कहें, कैसे कहें कि अबू आसिम हट जाएँ। अभी एक है शिवसेना का जो वहाँ से चुन के आया था, अभी कुछ बड़ी बातें कर रहा है बेचारा, कहा आपकी बार हरा दूंगा, हार गया। सिराज? नहीं, अरे उसके कहा, उसके क्या बेचारे। फिर और जो लड़ा था मेरे सामने, वो नाम भी नहीं याद आ रहा है, तो वो जो है ना बहुत बुलेट वो क्या नाम है शिवसेना का? नहीं, बुलेट तो सब चले गए, कोई जितने लड़े सब चले गए। कौन बचा? मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ की जनता को काम चाहिए। दबदबा बना के रखे आपने, एक मिनी नो, आजमगढ़ नो, बना के रखे हो वहाँ पर। मतलब एक ज्यादातर हाशिम भाई की मोहब्बत। कोई बोलता है तो उसको पीट डालते हैं, ऐसे भी। नो। अभी एक लड़की थी जो मालूम है आपका, बहुत चला था उसका, आप लोगों ने उसके ग्रुप को पीट डाले थे आप लोगों ने, याद है? नहीं, पीटा उठा नहीं था, वो बहुत बदतमीजी कर रही थी, धक्के मारे खाया उसको, आके बदतमीजी कर रही थी। उसको इलेक्शन लड़ना है, 500 वोट मिलता है बेचारी को। जितने इलेक्शन लड़ते हैं ना, वो चांद में भी दाग निकालने की कोशिश करेंगे, उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। पोल्यूशन बहुत है, वो फैक्ट्री नहीं हटा पा रहे आप। अच्छा, उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे बता ना। मैंने उसके लिए आज एजिटेशन किया, मेरे लोग जेल गए, 8-15 दिन जेल में रहे। मिनिस्टर को बोला, मिनिस्टर साहब वहाँ आए, उन्होंने कहा अबू आसिम बिल्कुल सही बात है, बहुत पोल्यूशन हो रहा है, आज से मैं फैक्ट्री बंद करता हूँ। मैंने ताली बजाया, मैंने मिठाई बांट दिया, तीसरे दिन फिर चालू हो गई। मैंने कहा क्या? बोले साहब स्टे मिल गया इनको। कैसे मिल गया? मेरे आदमी ने, मेरा जो मैनेजर है वो मिल के स्टे दिला दिया। बहुत दोगला, मैं उसको ठीक करूँगा, मतलब मैं ही ठीक करता हूँ साले को। कौन था वो? वहाँ पे जो ऑफिसर था उसका। तो उसके बाद क्या हो गया कि वो मेरे लोग गए, लड़के लोग गुस्से में स्याही फेंक दिए, जेल चले गए, मुकदमा आज भी चल रहा है। और उसके बाद आदित्य ठाकरे जी मिनिस्टर बने, मैंने बहुत हंगामा किया, नहीं सुन रहे थे। मैं नीचे आकर मिनिस्टर के, जहाँ से मिनिस्टर लोग घुसते हैं मंत्रालय में, आदित्य ठाकरे मुर्दाबाद नारा लगाना शुरू किया। गाड़ी उनकी आई, क्या हुआ अबू भाई? बोला आप नहीं सुनते, मैं उसको नहीं बंद नहीं करते, आओ ऊपर। आप ले गए, चाय पिलाए, बुलाए दूसरे दिन मीटिंग, और तय किया कि मैं 2022 दिसंबर में कंपनी बंद कर दूंगा। मैंने तालियां बजाया, मैंने कहा ऐसा नहीं, बड़ा बड़ा बोर्ड लिख बताओ बंद करोगे। बड़ा बोर्ड लिख दिया गया, 2022 है, कंपनी बंद ही नहीं हुई। बोले जहाँ ले जा रहे थे वहाँ लोग। किससे फायदा हो रहा है उस कंपनी? सुनिए ना, फायदा किसी का भी हो, लेकिन एक एमएलए क्या, मेरी कलम से अगर वो SMS कंपनी हट जाए ना, तो 1 मिनट में हटा दूँ मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, संघर्ष ही कर सकता हूँ, आवाज़ उठा सकता हूँ, असेंबली में चिल्ला सकता हूँ, असेंबली की कार्रवाई को रुकवा सकता हूँ, उसके और क्या कर सकता हूँ? डंपिंग ग्राउंड भी हट नहीं रहा है वहाँ। हाँ, नहीं हट रहा है, नहीं हटने तैयार लोग। अभी डंपिंग ग्राउंड में तो ये लोग वो लाए ना, प्रोसेस लाए, वहाँ पे बिजली बनाएंगे, पैदा करेंगे। फिर उन्होंने दिखाया कि दुबई में, सऊदी में, हैदराबाद में पब्लिक जहाँ पे पॉपुलेशन है, वहाँ पे इसका 1% भी पॉल्यूशन बाहर नहीं होता है। काम कर रहे हैं वो लोग। और अभी मैंने सुना कि वहाँ पर 150 एकड़ में वो लोग जो है ना, वहाँ पर लाके धरावी वालों को बसाएंगे डंपिंग पे। 4 एकड़ डंपिंग पे? हाँ, बुलून डंपिंग। अच्छा, वो कनेक्टेड है बराबर। हाँ, अभी जो है ना, जो ये है वहाँ पे डंपिंग पे 4 एकड़ ज़मीन मिली है कब्रिस्तान के लिए, उसको डेवलप करने में 200 करोड़ खर्चा है, तो नहीं कर रहे हैं डेवलप उसको। अब 150 एकड़ ज़मीन कितने में डेवलप करेंगे ये लोग? क्या करेंगे ये लोग? और मुझे तो लगता है कि हमारी कंस्टिट्यूंसी को ये लोग जो है ना चाहते हैं कि माइनॉरिटी कंस्टिट्यूंसी ना रहने पाए, ला के करने करें। हम आंदोलन करेंगे, सड़क उतरेंगे, लेकिन करेंगे क्या? कब्रिस्तान भी बोलते, कब्रिस्तान की भी हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है। कब्रिस्तान थी नहीं, वहाँ पे एक ही थी। अब मेरे आने के बाद जो कब्रिस्तान 92 से कोशिश हो रही थी, नहीं हो रहा था, मेरे आने के बाद उस कब्रिस्तान को चालू किया गया। शिया कब्रिस्तान मिल गई, सुन्नी को कब्रिस्तान मिल गई, 2 कब्रिस्तान हो गई, आबादी बहुत बढ़ गई है।
2 कब्रिस्तान की और मांग की गई, 2 कब्रिस्तान हो गया, अप्रूव हो गया, अभी 2 कब्रिस्तान और बनने वाला है। देवनार डंपिंग ग्राउंड, देवनार जो स्लॉटर हाउस है वो भी हर बार बारिश में एकदम। मेरे एरिया नहीं हो, दैट इज़ नॉट माई एरिया, लेकिन मैं लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। अच्छा, आप खाली लड़ाई लड़ रहे हो उसकी। अच्छा, अभी हाशिम आज़मी ने अभी ये सारी बातें की है कि भाई ये ऐसा प्रॉब्लम है, तो अभी जब 2024 के इलेक्शन में आप जा रहे हो तो आप क्या मुद्दा दोगे, क्या गोंडी वाले को कुछ बोलोगे? मुद्दा नहीं दूंगा, गोल्ड तो बनी चुका। जो मैं पूछता हूँ क्या बनाऊँ, मुझे वहाँ बनाना है, क्या मालूम अब क्या मुझे एक कॉलेज चाहिए वहाँ पे, एक मुझे वहाँ पर चाहिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चाहिए अच्छा बच्चों को खेलने होने के लिए, 2 चीज़ें। और जो डीपी में जगह रिजर्व है ना, पुलिस स्टेशन रिजर्व है और कुछ स्कूल रिजर्व है, वो जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। अभी बीच में एक हाई कोर्ट में एक बिल्डर का वो आया था, कब्रिस्तान की जगह ले लिया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, मुस्तकीम। हाँ, तो वो भी बोलते हैं कि आपसे बहुत क्लोज रिलेशन थे उसके जगह के बिल्डर। हाई कोर्ट में ऐसा बातें होती रहती है, उसका क्या बोलना है आपको? हाई कोर्ट गए ना, हाई कोर्ट ने तो उसको बोला ना कि आधा इनको दे दो, आधा इनको दे दो। उसने वो जगह लिया नहीं है, और लिया तो उसे छीन लो। मैंने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया, आज तक मैंने सपोर्ट नहीं किया। वो बिल्डर तो हमारे पास चरसी भी आते हैं, चंडोली भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, ख़राब भी आते हैं, तो जो गलत काम करे मैं सपोर्ट करूँ क्या? और आप ही के एरिया का 600 इतना बड़ा एकड़ कब्रिस्तान की जगह नहीं, पे नहीं। जो रिजर्व कब्रिस्तान था उसकी जगह पे टावर बना रहे हैं। नहीं, उस पर नहीं बना है, नहीं उस पर बिल्कुल नहीं बना है। जो उसके बगल की जगह है वो कब्रिस्तान की है, उसमें कब्रिस्तान बनने जा रहा है। जा रहे हैं। हाँ हाँ। तो आशिम भाई एक बात बताइए, आप अभी नई चीज़ में आप कौंडी वाले को क्या वादा कर रहे हो? आज के एक स्कूल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, और क्या वादा कर रहे हो? नहीं, आप बता दो, वो कर देता हूँ वादा। मैं बता दूं तो जनता से पूछना नहीं, पड़ेगा। आप पूछ नहीं, जनता ड्रग्स का मसला बता रही है। ड्रग्स के मसले में आप ये पूछता रहा हूँ कि ड्रग्स। ये तो आपके खिलाफ चले जाएगा अगर आप बोलेंगे मैं कुछ नहीं कर पा रहा नहीं, हूं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मतलब अब मैं पूछूं, जहाँ हमारे बगल में चीता कैंप है, वहाँ का एमएलए कौन था? नवाब मलिक साहब मिनिस्टर थे कि नहीं थे? जी। वहाँ ड्रग क्यों है? ड्रग ख़त्म करने के लिए सोसाइटी को अलर्ट होना चाहिए, ख़त्म करने के लिए फैमिली वालों को एकदम होना चाहिए, और पुलिस वालों पे सख्ती होना चाहिए। करप्ट पुलिस वाले को हटा करके अच्छे पुलिस वाले भेजना चाहिए। क्या रीज़न है मुसलमान एरिया में ज़्यादा ड्रग्स हो रहा है? ऐसा नहीं है। हाँ, मानपुर बोल लो, अभी आपने चीता कैंप बोले, मुसलमान बदनाम डोंगरी किया जा यहाँ बोल दो, सब जगह मुसलमान बदनाम किया जा रहा है। ड्रग हर जगह है आज। ड्रग तो एलिट सेक्शन में जो बड़े लोग हैं, फिल्म वाले हैं, बड़ी पार्टियां करते हैं, उनके यहाँ ड्रग बहुत हो गया है। स्कूल कॉलेजों में ड्रग हो गया है। पंजाब में मुसलमान कहाँ, वहाँ ड्रग कितना हो गया है। तो ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। और मेरे खिलाफ कोई चीज़ नहीं है ना, तो यही ला दो, इसको ला दो। मैंने पुलिस वालों को बुलाकर कितनी मीटिंगें किया है, ड्रग डिपार्टमेंट के अफसरों को बुलाकर वहाँ कितनी बार मैंने जो है लोगों को समझाने की कोशिश किया है, रोज़ करता हूँ। आपके पार्टी के लोग बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शन मतलब डबल टिबल बना लेते हैं और हाशिम भाई का दोष देते हैं, कॉर्पोरेटर लोकल कॉर्पोरेटर का दबदबा है वहाँ। बिल्कुल नहीं, मेरा लोकल कॉर्पोरेटर किसी से 1 रुपया घर बनाने का नहीं लेता। मैंने उनको कसम दिलाया है किसी से घर बनाने का पैसा मत लेना। आप तो बोलो कसम खाने वाला झूठा है, कहावत है। नहीं, मैंने नहीं कहा, वो लोग कहते हैं, वो कह रहे हैं ऐसा। अब मैं शेवटी कैसे लूँ? किसी आदमी को डराने के क्या करूँ? अच्छा, सही बात। कुछ तो गारंटी लेना चाहिए ना। और हम मेरा कोई कारपोरेटर मेरे जानने में अगर गलत कोई कर रहा है कंस्ट्रक्शन, तो मैं उसको अपोज करने को करता हूँ, बिल्कुल नहीं। अब क्या है ना कि एक बात तो सही है ना, आप मुझे बता दो ना, ये भिंडी बाज़ार की गली में 50 माले की बिल्डिंग बन गई कि नहीं बन गई? अगर माला 1 माले से 2 माला बन गया तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे बम्बई में, तो 1-2-3 माला बन जाने दो ना। तो डेवलप क्यों नहीं हो रहा? मतलब ऐसा हो सकता है क्या एक एमएलए का प्रस्ताव जो है वो डेवलप कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों ने जगह जो लिया है ना, इतनी गली छोड़ा है उन्होंने। वहाँ पे जो स्पेस होना चाहिए गटर के ऊपर है, मतलब हाँ, तो बना लोग बैठे हुए हैं इतनी दिनों से, तोड़े जाते हैं बनाते हैं, तोड़े जाते हैं बनाते हैं, चलता रहा। स्लम में यही होता है, हर स्लम की यही हालत रहती है। नीतीश ने बोलता है कि अबू हाशिम आज़मी अपने वोटर जमा करते हैं, वहाँ पर सबको जमा कर रहे हैं। मुझे पता ही नहीं कितने वोटर हैं, ऐसे वोट देते हैं मुझे, मैं कभी जमा नहीं करता किसी। नीतीश आने के बारे में क्या? अरे वो तो बेकार आदमी, उसके नाम मतलब यार दिन खराब हो जाएगा। आपसे बदतमीजी भी किया था, आप असेंबली से बाहर निकले थे। हाँ, क्या कर सकते हैं, जो जितना हमको करना तो करें, हमारी तो नहीं कर सकते। लेकिन इनके पास सिक्योरिटी है, इनका पुलिस है, इनके पास ताकत है, इनकी तादाद ज़्यादा है। ये आके हमारे एरिया में कहते हैं कि मराठी औरतों से कहते हैं कि लिपस्टिक लगाना छोड़ो, हाथ में तलवार उठाओ। हमने जाके पूरी वीडियो दिखाया, पुलिस वालों को गाली दिया, इन्होंने दिखाया, तो हमारे होम मिनिस्टर साहब कहते हैं हम समझाएंगे इसको, हम समझाएंगे इसको। इतने सारे केस हो रहे हैं और नहीं लेते। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेट स्पीच पे 100 मोटो केस लो, कहाँ ले रहे हैं? लेते नहीं। इसके ऊपर तो केस भी हो गया, 13 केसेस। ये केसेस कुछ मतलब भी कुछ नहीं होता है। फिर भी अरेस्ट? नो, इन केसेस से कुछ नहीं होता है।
केसेस लेना चाहिए यूएपीए का, जिससे पूरा फसाद बढ़ रहा है। उस आदमी से ये रोज़ाना फसाद हो रहा है इसी वजह से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपने तो बोल दिया आपने, अगर हम ताकत हमारे बदन में खून है तो हमको तो उसका एहतजाज करनी चाहिए। समाजवादी ने आंदोलन क्यों नहीं किया इस बारे में? थक गए कर करके, और आंदोलन करने के बाद क्या होता है पता है? 153A मतलब नथिंग, कुछ नहीं, बेकार। हमारी मांग है, समाजवादी पार्टी शुरू से एक ही मांग कर रही है कि ऐसे लोग जो किसी मजहब के खिलाफ बोलते हैं उनको यूएपीए से कम नहीं, उनको यूएपीए का ही केस होना चाहिए। चलो हाशिम भाई, ये तो बात पॉलिटिक्स की चलते रहेगी। अभी बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की, भाभी की बात करते हैं। हाँ, अरेंज मैरिज था या लव मैरिज था? नहीं, हम तो लोग मुस्कुरा के बोले, भाभी का नाम आ रहा है भाई। सुनो जाहिदा आज़मी। सुनो, मेरी बीवी आजमगढ़ की नहीं है। मेरी बीवी क्या जो है, ये लोग वहाँ के रहने वाले हैं, सिद्धार्थनगर यूपी में ही ना? हाँ, सिद्धार्थनगर में के रहने वाले हैं। इनके वालिद जो थे बिजनेसमैन थे, और हमारे अब्बा के एक दोस्त थे जिनका काम था मझगांव में, उनका काम था कुछ अपना कबाड़ बनाते थे। तो उन्होंने कहा कि अब्बा से मेरे कहा शायद कि कोई ऐसी हमारे दोस्त की लड़की है, हमारी कोई जान पहचान नहीं, कोई लेना देना नहीं, कभी मुलाकात नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं है, जानते भी नहीं उन लोगों को। हमारे अब्बा ने कहा कि हम तो ऐसा है ना कि मेरे भाई लंदन में पढ़ते थे, डॉक्टर थे, उनकी शादी करना था। तो अब्बा ने पूछा, बोले अब्बा कहीं तय कर दीजिए आप। मेरे वालिद ने शादी तय किया और भैया वहाँ से आए और उन्होंने देखा भी नहीं कभी, शादी कर लिया। ये होता है हम लोग के यहाँ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं मेरी और मेरे घर की मैं बात कर रहा हूँ। आप भाभी से कब पहली बार मिले? मतलब अरेंज मैरिज? नहीं, कभी नहीं। जब शादी वादी में देख लिया हो? कभी नहीं, कसम खुदा की नहीं था। अब कसम खा बोले झूठ बोलते हैं आप। सुनो क्या हुआ ना, कभी नहीं देखा था। जब शादी होती उसके 3 दिन पहले मैं और मेरे भाई जो लंदन के हैं उनको बुलाया गया चाय पीने पे। कहाँ पर? मझगांव पे ही? उनने उनके घर में हाँ। तो पहली बार मेरी वाइफ आई और मेरी नज़र भी ऊपर नहीं उठी देखने के लिए, शर्म आती कि हम लोग इस तरह करें, और शादी हो गई। कभी नहीं, नेवर। और हमारी शादी हुई अरेंज मैरिज, और हम बहुत खुश हैं। मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा मजहबी है। ये तो आप नहीं बोल सकते ना, खुश भाभी बोलेगी ना, वो तो आपका, आप तो बोलेंगे खुश वो तो है। मेरे ज़्यादा खुश है। वो तो वही बोलेंगे ना हम बोलेंगे पूछोगे तो बोलेंगे ना। हाँ, उनसे ही बात करेंगे हाँ। कि, और जल्दी ख़त्म करेंगे हाशिम भाई थोड़ा सा। फिर शादी के बाद बच्चे लोग में आपके 3 बेटियां हैं? नहीं, 5 हैं। 5 बेटियां माशाल्लाह, और सब अलग अलग, मतलब हर फील्ड में। आपके बहनों, आपके दामाद लोग भी जो बड़े रसूख वाले हैं यहाँ पर हर जगह पे, कोई दिल्ली दरबार वाला है, कोई इधर है, कोई ये है, चल रहा है। तो 5 बेटियों में नाम बोल लीजिए आप 5 बेटियों का। बड़ी सबसे पहले का नाम, बड़ी का नाम शहवार है, दुर्र शहवार। दूसरे का नाम है फरजीन। तीसरी का नाम है बुशरा। चौथी का नाम है रुशदा। 5वीं का नाम है शहमा। अब ये बताइए, 5 में सब में ज़्यादा सब में ज़्यादा आपको कौन चाहती है 5 में से? सब चाहती हैं। अभी क्या हो गया मालूम है आपको? मैं आ रहा था ना अखिलेश जी की मीटिंग करा के, ये अभी जो परसों आए थे 2 दिन मेरी पहले। डिफेंडर का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, हालांकि उसमें हम लोग थे नहीं, ब्रेक फेल हो गया था, तो ड्राइवर को बोला बहुत साइड से लेके आओ, लेकिन उसने लगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसने जो फुटपाथ पे चला दिया, गाड़ी ठुक गई। अब बात वायरल हो गई। अब लड़कियां रो रही होंगी, अबू क्या हुआ? अरे भाई कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं था गाड़ी में। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, रो रहे। मतलब बहुत लगाव है। और सुनिए ना, मैं तो कहता हूँ कि लड़कियाँ जितनी ज़्यादा उतना अच्छा है। आज अबू हाशिम आज़मी किससे ज़्यादा प्यार? एक तो रहता है कि थोड़ा सा 1% एक से तो रहता है, ज़्यादा लगाव हो जाता है। बिल्कुल नहीं। मैं अगर मेरी लड़की शादी कहीं भी हो जाए, कितनी बड़े घर में हो जाए, लेकिन अगर मैं इस काबिल हूँ तो मैं अपने मरते वक्त उनको शेयर नहीं दूंगा। मैं अभी उनको सब कुछ हर महीने पैसा देना चाहता हूँ कि लो तुम लोग 1 पैसा बचाना मत, अच्छा काम करो। मुझे खुशी है कि बच्चियाँ मेरी बहुत रिलीजियस हैं, गरीबों को, मस्जिदों को, यहाँ वहाँ देना। अभी मेरी बच्ची क्या करती है मालूम है आपको? साल में 1 बार खुद खाना पकाती है और जो काम करते हैं घर में उनको खाना खिलाती है। पूरे स्टाफ को आप लोग पार्टी देते हो एक साथ? हाँ, एक साथ देते जो आपके काम करते हैं, ड्राइवर से लेके ये। अरे मेरे घर में वहाँ पर कवर किए थे, याद है आपको? हाँ, बराबर। हाँ, मेरे घर में झाड़ू लगाने वाली आती है ना, उसको भी मराठी औरत है मेरी बीवी, उसको अपने साथ गाड़ी में लेके जाती है, साथ में खाना खिलाती है। पता है मेरे को। ये तो बाद में आपके यहाँ पर पूरे स्टाफ लोग को, फरहान भी आते हैं उसमें, पूरे स्टाफ लोग को खिलाया जाता है इसमें। अच्छा, अभी आप अबू हाशिम आज़मी आज 70 की उम्र में भी थोड़े से ज़रा स्मार्ट दिखते हैं, गोरे चिट्टे हैं। तो कॉलेज के दौर में कुछ ऐसा एक फर्स्ट क्रश कुछ ऐसा? ये सब बात क्या पूछते हो तुम यार? भाई नहीं पूछ रहा हूँ, कोई ऐसी एक अच्छी जहनियत वाली लड़की, या आपका कोएड था? हाँ, अलीगढ़ में था। हाँ, तो कुछ था, कोई तो एक दोस्त, अच्छी दोस्ती साथी। जिंदगी में कभी भी गलत नहीं सोचा
कि किसी से हलो किसी को दोस्ती- पसंद करना गलत हो गया? नहीं नहीं, हाँ 100% गलत है। किसी औरत को पसंद का, इसलिए तो कहा गया कि बुर्के में लड़कियों को रखा जी जाए। जी जी। हाँ, हम इस तरह कैसे तो पसंद भाभी करते के लिए नहीं हैं? बोलना चाह रहे हो कि बच्चियां बड़ी हो गई उनकी शादी इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हो, या कुछ ऐसी बातें तो नहीं अब तुम बता कुछ भी सोच लो, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता ना तो फरहान ने खुद शादी किया है। हाँ, वो तो लव मैरिज थी, वही क्या किया? फादर का जीन है ना, तो सुनो वही ना, पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, फिर मेरे भाई ने खुद से शादी किया है, तो मैं भी कर सकता था, मैं भी कहता मुझे पसंद है, लेकिन नहीं। बट वो आप शादी में थोड़ा आपका ऑब्जेक्शन था, ऐसी बातें चल रही थी कि अबू हाशिम आज़मी फरहान की शादी से खुश नहीं देखो है। ऐसा ना, खुश बात नहीं थी। हम देखो, हम लोग गांव के लोग हैं, मजहबी लोग हैं, गांव से निकल के आए हैं, पर्दे वाले हैं। हम गरीबी जानते हैं, अमीरी जानते हैं, सब कुछ अच्छा है। अगर एक कल्चर होता है, नमाज है, रोज़ा है, शब रात आई, ईद आई, बकरीद आई, दूसरे मज़हब की लड़की आएगी तो वो सब चीज़ें नहीं जानती, कल्चर बदल जाता है, इसलिए और कोई बात थोड़ी है। तो वो तो बाद में यहाँ पर आके रहे भी थे ना, कोलाबा में कई कई साल आए थे। कौन? आपकी बहू आयशा तकिया जो बॉलीवुड एक्ट्रेस शादी के बाद ना? हाँ। हाँ, तो अभी रही मेरे साथ। है ना, अभी वहाँ पे भी रहते ना अंधेरी में। नहीं नहीं, मेरे वो कहा मेरे साथ वहीं ही यहीं रहती है। कोलाबा में रहते हैं। मेरे घर पे रहती है वो। अच्छा, कैसा व्यवहार है उनका? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, फरहान आपके मतलब आपके और फरहान के भी ख्यालात पॉलिटिक्स में नहीं मिलता, मतलब फरहान एक अलग किस्म का, हाँ, बिल्कुल अलग सर। सोच का है, यस, और आप यस, यस। इसका आपको दुख होता है कि यार मेरा बेटा मेरी विरासत नहीं संभाल रहा है, मेरी कुर्सी नहीं संभाल रहा है? असल में क्या है ना कि मैं जो है ज़मीन से, किसान के बेटा, खेती करके निकला हूँ, और वो एक अमीर बाप का बेटा है, वही फ़र्क है। वह कितना भी हो, जब आप तकलीफ में होते हो तो फरहान यहाँ पे रोड पे हाँ, तो सही बात है ना। जुलू जो रोड पे मजमा लेके कार में से निकल के आवाज दे रहा था, ये मुर्दाबाद वो मुर्दाबाद, हाँ, तो- आपको आगे जेल में लेके हाँ, जा तो रहा बोलता रहा हूँ मैं, सही तो है रही है। था। कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है फरहान। अभी तुम ही कह रहे हो कि उसका जो पॉलिटिकल थोड़ा ख्याल ऐसा है। वो थोड़ा सा मोहब्बत अलग तो है, माइंड का है, बाप बेटे की डिफरेंस ऑफ माई ओपिनियन क्या है? बाप बेटी की मोहब्बत तो रहती है, वो तो है, वो तो है, हमने देखा, बहुत बार देखा। लेकिन अभी उसका पॉलिटिक्स में कुछ अलग ख्याल रहता है उसका। यंग माइंड आदमी यंग है। माइंड है, आपने उसको वो भी बनाया था, यूथ का प्रेसिडेंट भी हाँ, बनाया हाँ, था, मगर वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। नहीं, तो इसीलिए तो मैं हटा दिया ना उसको। वो खुद भी नहीं चाहते थे कि मैं जो मेरे यहाँ सामने लड़ने आ रहे हैं, नाम क्या लूँ मैं इनको, वो तो अपनी बहन को भी, अपने भाई को नवाब भी, मलिक। अपनी बेटी को नाम क्यों भी, नहीं लेते हैं? सबको लाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। मैं तो नहीं ला रहा हूँ किसी को। तो भाई अपना बिजनेस करो, कमाओ। वो एक बहुत बॉलीवुड में बहुत बातें चली, जब अबू हाशिम आज़मी ने रेप करने वालों पे कमेंट किया था कि रेप करने वाले को जो दूसरी शादी करता है या शादी से पहले रिलेशन होता है, तो उसके ऊपर भी आपका और आपकी बहू का कुछ अलग अलग स्टेटमेंट आया था। देखो, मेरा उन्होंने डिस्टेंस कर लिया था वो आपको। कुछ भी हो, लेकिन मेरा स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट क्या था? मेरा स्टेटमेंट ये है कि अगर चाहे कोई लड़का लड़की लिविंग रिलेशन में रहते हैं और कहीं रेप की बात आती है, तो लड़का लड़की दोनों को सज़ा होती है। जबरन किसी ने रेप कर दिया, रेप दैट इज़ नॉट रेप। रेप मतलब ज़बरदस्ती किसी का रेप करना, तो लड़की का कोई कसूर नहीं है, लड़के का कसूर है। लेकिन अगर एक लड़की राज़ी होकर के भी किसी आदमी के साथ हम बिस्तरी करे, ऐसा काम करे, तो इस्लामिक में, कुरान में, कि दोनों को सज़ा होना चाहिए। अब उसका अलग मतलब कोई निकाल ले। और मेरा कहना है कि हमें इस्लाम में हाथ भी छुपाना है, मुंह भी छुपाना है। अब इसको दकियानूसी बोले, आप जो चाहे बोल लें आप, लेकिन आज रेप जो बढ़ रहा है, अब मर्डर जो बढ़ रहे हैं, बदतमीजियाँ जो बढ़ रही हैं, वो इन सब चीज़ों की वजह से बढ़ रही हैं। उसमें बहुत नाइतफाकी हो गई थी, आपकी अलग अलग स्टेटमेंट। अरे मेरे केस भी चल रहा है। फरहान जो है उनसे आपसे नाइतफाकी हो गई थी। और ठीक है भैया, जो भी होना दो, लेकिन सांच को आँच क्या। बराबर। चलो आप बढ़ते हैं आपके पोते पे, कैसा है वो? अरे बहुत प्यारा है, मिखाइल। मेरा प्यारा है, बहुत प्यारा। मैं उसको बहुत चाहता हूँ, वो मुझे बहुत चाहता है। तो वो फरहान की जो, आपको क्या लगता है आपकी लेगेसी संभालेगा मिखाइल कि फरहान पे जाएगा? 100% संभालेगा। आपकी संभालेगा, फरहान की नहीं, संभालेगा? मेरी संभालेगा। क्योंकि आपका लड़का बिजनेस टाइकून है, मेरी संभालेगा, मेरी संभालेगा। फरहान सुन रहे हैं। सुनेगा क्या है? मैं मुझे इतना पक्का है कि मिकाइल तो मैं जो कहूँगा वो करेगा। आयशा मैडम भी सुन रही है कि भाई इसको पॉलिटिक्स दोनों को सुनने दो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिकाइल इज द बेस्ट, मतलब ग्रैंडसन, और बहुत ही लायल लड़का है, जो कहो करता है, बहुत सबसे मिलजुल कर रहता है। मेरी पूरी फैमिली में मेरी बेटियां हैं, कुछ भी, सबसे प्यार से बात करता है। जैसे घर में कोई आएगा आके बैठ जाएगा, उनसे मिलेगा। वेरी गुड। कैसा मानता है वो आपको, दादा को? बहुत मानता है। अगर दादा और बाप खड़ा हो तो किसके पास रहेगा? दादा के पास आएगा। दादा के पास जाएगा। फरहान भाई सुनिए, हाँ बात करते हैं बशम भाई, इसको खत्म करेंगे। आखिरी हमारा पड़ाव है, आखिरी पड़ाव में पूछे कि ये कंट्रोवर्सी लेके रईस शेख को क्या मसला हो गया? ऐसा है ना कि लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है ना कि जब काम करो ना, तो मैं मत करो। कहो कि जैसे अखिलेश जी कहते हैं ना, जब अखिलेश भाई कभी भाषण करते हैं ना कि समाजवाद यूँ नहीं किया। समाजवाद, पॉलिटिकल पार्टी मतलब एक समूह,
एक वो मैंने किया, तो मेरे साथ भी जो लड़के काम करने वाले हैं, उनको निराशा होती है कि हमने फिर क्या किया। अगर मैं कहूँ नहीं मेरे समाजवादियों ने रोड बनवाया, तो एक अच्छी बात होती है। यही सब चीज़ें हैं। और क्या हुआ था, मतलब क्या एक्चुअली आगे थी? नहीं, फिर नहीं, आप भी नाराज हो गए? नहीं, और नहीं, नाराज में इसलिए गया कि देखा ऐसा है ना कि जब इलेक्शन पार्लियामेंट का था, तो रईस ने ईस्ट, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, मामा क्या नाम है? नहीं, ईस्ट के जो भिवंडी ईस्ट है वहाँ की सारी जिम्मेदारी बोला मुझे दे दीजिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है। बराबर, बाला मामा के लिए। नहीं, पहले से हम्म, कि ईस्ट की जिम्मेदारी वहाँ के सारे संगठन, सारे ऑर्गेनाइजेशन मैं ही बनाऊंगा, मुझे जिम्मेदारी दे दीजिए। वहाँ के एमएलए थे वो। हाँ, ऐसा होता नहीं है। पार्टी अलग होती है, एमएलए अलग होता है। आप कहीं पूछिए, अमीन पटेल से पूछिए, जी मुझे पता है, जी भाई से पूछिए, पता है, ये बात संगठन से आपको क्या लेना देना। लेकिन संगठन में अगर आपको रिक्वेस्ट करते हैं तो कोई आदमी को रख लिया जाता है। लेकिन रईस को हमने इतनी इज्जत दिया कि रईस को बोला हाँ तुम बनाओ, चलो ठीक, तुम जिम्मेदारी ले लो, वही अपने वही जो चाहें करें। अब मामा का इलेक्शन आया तो कहा कि नहीं ईस्ट का, वेस्ट का भी मुझे दे दो। अब वेस्ट का दूसरा आदमी पहले से रियाज है पहले से मौजूद है। रियाज ना? हाँ, रियाज आपके रिश्ते में, क्योंकि उसका भी नाम नहीं, रियाज। रिश्ते आजमगढ़ का, रिश्ते में सभी है। अच्छा, आजमी नाम है ना उसका भी? आजमगढ़ का तो आजमी है, शबाना आजमी, आजमगढ़ आजमी है, मेरे रिश्तेदार थोड़ी वो है। अच्छा, ठीक है। तो बस यही कंट्रोवर्सी थी, उनको लगा कि मुझे नहीं देना है तो मैं रिजाइन कर देता हूँ। मेरे को सुनने में आया कि आप ईस्ट का भी उसको बना रहे थे, ऐसा सही बात है? किसको? वो ईस्ट वेस्ट दोनों का था पहले से। रईस ने बोला तो मैंने इसको ईस्ट से हटा के वेस्ट भेज दिया। अच्छा, रईस के कहने पे आपने उसको वेस्ट भेज दिया और उसकी जगह पे रईस को रखे कि आप ये इसका सामान। हाँ, और रईस बोल रहे थे मुझे वहाँ का भी चाहिए। वहाँ का भी चाहिए। तो आपने फिर उसको प्रमोट करना चालू कर दिया गुस्से में। किसको? वो रियाज को? नहीं, तो वेस्ट का, वेस्ट में किसको प्रमोट करूँ? अच्छा, बराबर। एक सीट है, तो वेस्ट में जब उसने जिम्मेदारी लिया है तो रईस को ईस्ट में लड़ना है, तो रईस को वेस्ट में प्रमोट करूँ क्या? प्रमोट तो उसको रईस को ईस्ट में करूँगा ना। कुछ बातें बहुत सामने आई, जैसे रईस ने रिज़ाइन दिया, बातें ऐसी है कि अबू हाशिम आज़मी सुनते नहीं है मेरी, क्योंकि वो एक लोकप्रिय नेता बनते जा रहे थे भाई कल्ला से, भिवंडी से। तो अबू हाशिम आज़मी को इनसिक्योरिटी, लोगों आपस के लोग उनको बोल रहे कि भाई ये बहुत आगे बढ़ रहा है, ये बहुत आगे बढ़ रहा है। कहीं ऐसा आपको लगा कि वाकई में जो लोग कह रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है, मेरे को नहीं, मैं लोग बोल रहे हैं। अगर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आगे नहीं बढ़ाना होता तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ लेता। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है कि आपने कॉर्पोरेशन से एमएलए का इलेक्शन लड़ा। कि मैंने सभी को इलेक्शन लड़ा है, मैं खुद इलेक्शन लड़ा नहीं, मजबूर होकर लड़ा। अगर मुझे आगे बढ़ाना होता अपने आप को या किसी से जलता तो मैं इलेक्शन लड़े बगैर आदमी को सीट क्यों देता? ये दिस इज एग्जाम्पल। अगर मुझे रईस को या किसी को नहीं ले जाना तो मैं फरहान को लड़ा देता इलेक्शन। मेरे फैमिली में किसी मेरे कोई बात चल रही थी क्या फरहान को नहीं लड़ा मैंने। नहीं, अभी 2014 भाई, में जब रईस इतना इनसिक्योर क्यों हो गया कि भाई हाशिम भाई मुझे सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं पार्टी छोड़ दूंगा? दुनिया में तो छोड़ दे, बना वो तो ओपनली आया था ना, सब जगह ऐसे था ना। छोड़ दे, एक बार एक दिन के लिए छोड़ भी दिए थे। मैंने तो कहा छोड़ दो, अभी छोड़ दो जिसको छोड़ना हो। लेकिन फिर आए बोले गलती मेरी, माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ भी कर दिया मैंने। उसके बाद भी तनाव बढ़ता रहा, उसके बाद भी हमको सुनने में आया कि तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, इसलिए बढ़ता गया कि आपके लोग जो है वो रईस को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। ऐसी सी बातें हो रही है। अच्छा, रईस को वहाँ टिकट देना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। टिकट अगर मैं दूं तो मतलब मैं रईस को नहीं चाहता हूँ। इनसिक्योरिटी हो गई थी कि क्यों? शक का दुनिया में इलाज है क्या? तो वही तो कह रहे हैं कि हाशिम भाई बहुत शक करते हैं। मैं नहीं शक कर रहा हूँ, मैं तो ऐलान कर रहा हूँ जाके तुमको टिकट दूंगा। मैंने पूरी पब्लिक बुला के ऐलान कर दिया टिकट दूंगा, फिर शक क्यों? फिर क्यों शक? मगर वो दौर और मुझे पूरा हक है। अभी मुझे एबी फार्म दिया ना अखिलेश जी ने, तो सब रईस वगैरह सब बैठे थे। मैंने कहा सुनिए ये एबी फार्म मेरा है, मैं जिसको चाहूँगा टिकट दूंगा, जिसको चाहूँगा नहीं दूंगा। आप क्या कहना? बोले हाँ बिल्कुल आपका है, अभी तक मेरे हाथ में था, मेरा था, अब आपका हो गया, आप जिसको है दीजिए मत दीजिए, मुझे कोई दबाव नहीं है। मेरा अध्यक्ष मुझे कहता है कि महाराष्ट्र में पार्टी बढ़ाने के लिए आपको पूरा अधिकार है और उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए रईस को टिकट दे रहा हूँ, फिर शक क्यों? आपको लगता नहीं कि दूसरे लोग जो आपके साथ चले, जो छोड़ के चले गए, कभी रईस भी आपको छोड़ के चले जाएगा? फी अमानिल्लाह। रईस तो बहुत लॉयल रहे आपसे, बहुत कई तो फिर क्यों जाएगा? रहे हाशिम भाई फिर क्यों जाएगा? हाशिम भाई कहे बगैर फिर क्यों जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर नहीं जाना चाहिए। और रईस और फरहान की भी मिलती जमती नहीं है कई बार। जब रईस को लगता है, जब वहाँ पे सब लड़के वहाँ से फ़ोन करते हैं रईस ने ऐसा किया तो फरहान को मैंने डांटा कि फरहान तुम बीच में मत बोला करो, रईस अपना एमएलए है, उसको काम करने दो। हम ऐसा भी आरोप लगा था कि फरहान की आप ज़्यादा सुनते हो, लोगों की सुनते हैं, रईस की नहीं सुनते हो। अरे यार ये सब बातें चंडू खाने की है। चलो आखिरी बात करते हैं हाशिम भाई, एमआईएम की बात करते हैं। कौन है ये? असदुद्दीन ओवैसी साहब। हाँ वो दोस्त है मेरे पहले बहुत।
बहुत अच्छे से था। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने उनको मुंबई में लाया था। उनसे पूछिए, ये उनसे पूछिए बम्बई कब आए थे वो। क्या ज़रूरत पड़ी आपको यहाँ लाने की? दोस्त थे मेरे वो। अच्छा, उस टाइम वो एमएम में नहीं नॉट थे? पॉलिटिकल पार्टी, नॉट पॉलिटिकल पार्टी, एज ए फ्रेंड। हम्म। मैं अपने घर में ला के क्या दूसरी पार्टी को खड़ा बढ़ाऊंगा क्या? मेरे वही दोस्त वही थे। लोग वो सोचते हैं कि अब अबू हाशिम आज़मी क्लेम करते हैं कि मैंने लाया, तो क्यों लाया भाई? नहीं, मैं क्लेम नहीं करता हूँ, मैं कभी क्लेम नहीं करता हूँ। मैं कहा कि मेरे दोस्त थे जब बम्बई में आए। कौन सा ईयर था वो? मदनपुरा में, जब मैं 2002 से 2008 तक था ना एमएलए एमपी। हाँ, तो हम राज्यसभा अपनी थे। पाने मिलते थे हम लोग। अच्छा, वहाँ मुलाकात हुई। हाँ, वहाँ मुलाकात हुई। हम्म। तो बड़ौदा में फसाद हो गया था, एक जो है दरगाह को तोड़ दिया गया था, बहुत लोग अस्पताल में एडमिट थे लोग, क्या था, हम दोनों साथ में गए थे। फिर जब यह इशरत बानो का एनकाउंटर हुआ, जी। हम दोनों साथ में गए थे। मुंबई में मदनपुरा में मीटिंग थी, वह साथ में आए थे। भिवंडी में लाए थे, साथ में लाए थे, हमारे दोस्त थे वो। और लेकिन जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी अपनी बना लिया करते हैं तो उनसे बातचीत नहीं होती, और बात उन्होंने कभी किया नहीं, बात आज तक, तो मैंने भी नहीं किया। मैंने जाकर एक ओपनिंग किया, मुझे बहुत लोगों ने कोशिश बुलाई, एक लेडी ने हैदराबाद में एक ओपनिंग करना है, अस्पताल की ओपनिंग करना है, अस्पताल में जाकर ओपनिंग करके आ गया। मेरे ओपनिंग करने के बाद ये सब लोग दादागिरी की कि तुमने ओपनिंग कैसे कराया, फिर से कराओ ओपनिंग उसकी, तो उसकी फिर से ओपनिंग कराई इन लोगों ने वहाँ पे। ये सब चीज़ें का हरकतें इनकी। जब अबू हाशिम आज़मी कहते हैं कि मैं एक पार्टी बनाऊंगा, तो दूसरे को भी हक है ना उसी पार्टी बनाने का, चढ़ाने का। तो फिर अबू हाशिम आज़मी इतना हमेशा एमआईएम पे इतना गुस्सा मैं क्यों गुस्सा रहते हैं? नहीं दिखाता हूँ कि बी टीम बोल देते हो आप उसको, बी टीम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं कहाँ बोल रहा हूँ यार। अच्छा, अभी एक बात क्लियर करते हैं, अबू हाशिम आज़मी ने कभी नहीं कहा कि वो बी टीम है। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। ठीक है, मैंने कभी नहीं कैसा कहा। मानते हो इमाम को आज मुस्लिम पॉलिटिक्स में, कैसा मानते हो? नहीं, मैं मानता, देखिए ऐसा है ना कि जहाँ जीतने के चांस हो वहाँ लड़ना चाहिए इलेक्शन। कौन तय करेगा? अभी आप भी तो इतनी सारी सीट मांग रहे हो एमवीए से कि हमको इतनी दे दो, हम इतनी ले लेंगे। जहाँ मेरे को जीतने के चांस वही मांग रहा हूँ। तो हर आदमी को लगता है मैं हर जगह से सीट लूंगा। उन लोग ने 42 सीट बता दी कि हम यहाँ से दे तो भैया उनको 100 सीट, मुझे क्या लेना देना यार, वो जीत जाए सब जगह अच्छी बात है, मुझे क्या लेना देना। जी। तो हाशिम में बहुत बहुत शुक्रिया। ये अकबर ओवैसी का एक बयान था कि 5 मिनट के लिए हटा दो पुलिस तो हम दिखा देंगे, कुछ नहीं कर उस पर क्या है? कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट हटा दो, कि जो 85% में 15% लड़ाई झगड़ा क्यों, पुलिस को हटा दो, हम सब गले मिल के रहें इस देश तो में। सबसे लड़ते क्यों रहते हो कौन? तुम? अभी वो जाकिर नाइक के मसले पे भी आपने बोल दिया स्कूल हमको दे दो, तो स्कूल चलाने के लिए आ गए, लोग भाग रहे हैं। ऐसी बात करते हो तुम? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं। अरे क्या बात करो, अरे भाई नाइंसाफी हो रही तो नहीं लड़ू क्या? मैं वही बता रहा हूँ कि लोग भागते हैं, कह रहे यार जाकिर नाइक को यूपा में डाल दिया, इससे दूर रहो, मगर वो आप है कि जाके वो तो स्कूल हमको दे दो। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि अबू हाशिम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाते हो? मैं आपसे पूछना नहीं, आपका सवाल ये होना चाहिए कि जहाँ जुल्म ज्यादती होती है, ऐसा बोलूंगा तो फिर आपकी तारीफ हो जाएगी। मैं चाह रहा था आपसे पूछूं, लोग डरते हैं, आप क्यों नहीं डरते हो? आपको वो याद नहीं है जो आपको 1.5 साल अंदर रखा गया था? मैं हिंदुस्तान में किसी की मेहरबानी पर नहीं, अल्लाह की मेहरबानी पर रहता हूँ। मैं डरता हूँ दुनिया में किसी से, अल्लाह से डरता हूँ। जब वो स्कूल बंद हो रहा था, जाकिर नाइक साहब ने कुछ गलती किया होगा, वो जाने, सरकार जाने, लेकिन उन बच्चों की क्या गलती है, उन टीचरों की क्या गलती है जो उसमें पढ़ रहे थे? मैंने कहा कि आपको जो भी आपका एविडेंस है, आप जो करना हो जाकिर नाइक साहब से बात कीजिए, करिए, लेकिन ये बच्चों की स्कूल को बंद करना मैं समझता हूँ गलत है। वो स्कूल भाड़े की जगह पे था, तो बोले आप चलाओगे क्या? मैं हाँ चलाऊंगा, तो मैंने ले लिया स्कूल चलाने के लिए, और मैं स्कूल चला रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं लगा कि बाद में कभी यार इसकी बवाल मेरे हुआ? बवाल आया, बहुत आया बवाल, इनकम टैक्स से नोटिस आई, एनआईए से नोटिस आई, सबको जॉब मैंने दिया। आपको वहां से भी नोटिस आया बेनामी प्रॉपर्टी का? आया, सब आया, 300 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी। कोई बेनामी नहीं है, मैं बेनामी क्यों करूंगा? मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। जी। आपके उलमाओं से भी लड़ पड़े थे आपने, बीच में कुछ मसला हुआ था, उलमा लोग वहाँ गए थे, कुछ आपके बहनों से कुछ मारामारी हो गई थी, या आपके कोई पार्टी के मेंबर में मारामारी हो गई थी, उलमाओं से भी आप खिलाफ गए थे? उलमा हो या मिनिस्टर हो, देखिए अल्लाह ताला के नज़दीक हर इंसान बराबर है। एक ड्राइवर को एक आदमी मारे और इतना मारे कि उसको खून हो जाए, वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करे और पुलिस उसके खिलाफ केस ले, और जब इंक्वायरी हो कि ये ड्राइवर किसका था, तो बोले अबू हाशिम के साले का था। ओ ज़रूर अबू हाशिम ने केस कराया, और मुझे पता ही नहीं, मुझे इंसिडेंट ही नहीं मालूम, मुझे किसी ने बात ही नहीं किया। अननेसेसरी मुझे क्यों खींच रहे हैं इसके अंदर? मैंने पुलिस को बात भी नहीं किया। पुलिस ने देखा कि इसको बहुत मारा है, तो पुलिस ने केस ले लिया, तो मैं क्या करूं उसके लिए? मेरे पास फ़ोन करते, आज मैं अपना आदमी है, उसकी गलती हो गई है, बुला कंप्रोमाइज़ करा दिए, तो मैं कोशिश करता बुला के। आप ज़बरदस्ती मेरे खिलाफ खड़े हो गए, बोलने लगे, तो क्या चुप रहूँ मैं? क्या नहीं बोलूँ? नहीं क्या? मैं उलमाओं की इज़्ज़त करता हूँ, मैं उलमाओं के पैर को धूल के बराबर नहीं हूँ, लेकिन उलमाओं का भी काम है कि इंसाफ करें। जब कहते हैं कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बहुत ही शरीफ घराने के किसी ने कुछ जुल्म किया,
तो आपने कहा कि ये बहुत शरीफ घराने के हैं, हुजूर आपने कहा, तो हुजूर ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी गलत करेगी तो मैं उसके साथ कार्रवाई करने के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। उलमा तो उन्हीं के ख़ानदान से आते हैं ना, उलमा कराम वही काम करते हैं, तो उनको तो मुझे बात करना चाहिए था, मेरे खिलाफ इस तरह बात कर अबू हाशिम आज़मी सरेंडर हो जाते तो नहीं चलता, क्योंकि उलमा है, इतने बड़े खानदान से आ रहे हैं, आप सरेंडर हो जाते कि नहीं, अब ना इत्तेफाकी दूर हो जाती। मैं इन सब बात करके दुनिया में एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ कि हम इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलें। जी अच्छा, नवाब आपका एक ड्राइवर ऐसा सुनने में आया था बीच में कि उसने नवाब मलिक से भी बदतमीजी की थी, इस वजह से नवाब मलिक की, ऐसा कभी हुआ था? कुछ एक इंसिडेंट मैंने कहीं देखा या सुना है। मेरे ड्राइवर ने? हाँ, आपका कोई ड्राइवर था या कोई साथी था, नवाब मलिक साहब से बदतमीजी किया, जैसे कोई दौर था? नहीं, मेरे ड्राइवर क्या हिम्मत है नवाब मलिक से बदतमीजी करने। चलो अब एक बताते, जितने लोग आप में छोड़ के गए उसमें सब में चाहिए था कौन था आपका, और कौन है अभी आज तक? यूसुफ भाई। यूसुफ अबरानी? हाँ। क्यों ऐसा? अच्छा आदमी है वो, लेकिन वो गलत किया था, काम जो किया था। हमने इनसे पॉडकास्ट में पूछा कि भाई आपने छोड़ा क्यों था पार्टी, हमने वो पूछा, अगर आपने देखा नहीं होगा तो हमने ये बोला कि हाशिम भाई को आपने छोड़ा क्यों, तो बोले भाई सब चले गए थे, मैं अकेला रह गया। नहीं, ये वजह नहीं थी। तो क्या लगता आपको? उनको MLC लेना था, और जाके बोले उन्होंने, वोहरा साहब थे यहाँ पे आए थे उनके कांग्रेस के, तो उन्होंने जाकर कहा कि मैं 21-22 नगर सेवक का लीडर हूँ, मैं सबको समाजवादी पार्टी, मैं आपकी पार्टी में ला दूंगा, मुझे MLC दे दो। अच्छा, तो यानी उन्होंने ही लिखे गए सबको? उन्होंने कहा था, और मेरे पास गवाह है कृपा शंकर सिंह और आरिफ नसीम साहब। अगर वो आज बदल जाए अलग बात है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि यहाँ आए हैं, ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जो अच्छा गया यार, ये मेरे पास से गया अच्छा है, कौन ऐसा नहीं था जो आपको लगा कि यार अब गया? अब जितने गए सब अच्छा वो चले गए, जब उनके नियत अंदर से साफ नहीं, कोई भी ऐसा कि बहुत अच्छा है यार ये तो गया, चलो अच्छा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई सोचता नहीं। हुसैन दलवाई साहब से भी आपका बहुत ज़्यादा वो था, क्रॉस थी? कभी क्रॉस नहीं थी। अगर क्रॉस होती तो मैं उस आदमी को MLC बनाता क्या? MLC बनाने के बाद? नहीं, कभी क्रॉस नहीं, कुछ भी नहीं। आपके करीबी थे, बहुत करीबी थी, बहुत साल थे आपका रिलेशन था, वो नासिर जमाल, उनके साथ भी आपका इतना लफड़ा हो गया और बहुत बातें, पार्टनरशिप टूट गई। वो तो आपके बहुत करीबी थे। हाँ भाई, क्या करें। तो वही हाशिम भाई सबसे लड़ते ही रहते, क्या बात है? अब क्या बताऊँ आपको, अफसोस है, जिस आदमी से इतनी दोस्ती थी, जो आदमी मेरे घर पे आके मेरी लिफ्ट खोल के मुझे बिठाता था, भैया कहता था, जो फैमिली ताल्लुकात, जो आदमी 100% जो मेरी गाड़ी में या उसकी गाड़ी में, हमारे दोनों बच्चे सब साथ पढ़ने आते थे, कई जगह थे, लेकिन जब उनको बोला कि भाई तुम इतना भरोसा है, तुम कारोबार देखो, तो उन्होंने उस कारोबार में ज़बरदस्ती मेरी गलत तरीके से सिग्नेचर लेके प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लिया, तो नाराज़गी होगी नहीं होगी मुझे? उन्होंने जो कुछ कागज़ निकाला, अपनी जगह ज़्यादा ले लिया, मुझे कम दे दिया, कहा कि इतनी है, इतनी ये है, उस पर लिखा हुआ है उसके अंदर कि ये इतनी है और मेज़रमेंट का तो ज़्यादा है, साइन करा लिया मेरे से, मैं भरोसे में साइन कर दिया, तो नाराज़गी मुझे होगी नहीं होगी? और आज भी अगर मेरी बात झूठ हो ना, मैं मुंबई के 25 लोग जो उनके जानने वाले आके बैठे सामने, दूध का दूध धुआं कर दूँ मैं किसी का 1 रुपया हराम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये लोग जो है ना मेरे भरोसे को ठेस पहुँचा रहे हैं। एक छोटा सा रैपिड राउंड खेलते हैं, फास्ट दो हम आपको नाम देंगे, एक को सेलेक्ट करना है और एक ही को सेलेक्ट करना है, आपको दूसरा नहीं बोल सकते हैं। राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी यार। उद्धव या शिंदे या फडणवीस? अरे भाई साहब, उद्धव। MIM या मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग। बनातवाला साहब या मुलायम सिंह यादव? मुलायम सिंह यादव। फरहान आजमी या रईस शेख? फरहान यार, रईस शेख क्या? रईस शेख या फहद आजमी, जिसको आप आगे बहुत बढ़ा रहे हो आजकल? नहीं, फहद मेरे साथ काम कर रहा है, अब फहद मेरे बहुत साथ आप प्रमोट कर रहे हैं, और वो उसमें है कैपेसिटी में। फरहाद हमारे लोग ये जब मुंबई बाग बना तब से हम दोस्त हैं और बात करते हैं, एक उसमें एक नेता की एक उभरती हुई वो आ रही है। तो आप खुद ही कह रहे हो, तो फिर फहद आजमी। मैं तो आपकी चाहत की बात कर रहा हूँ ना, दोनों आपके दोनों चाहत मेरी दोनों से है, लेकिन मैंने बोला एक नाम, देखो ये नहीं, रईस शेख या फहद? फहद। क्यों रईस? अभी रईस शेख तो आपका वो था। अब फिर तुम्हें खुद कह रहा है। अच्छा ठीक है। मिखाइल या फरहान आपका बेटा? ये क्या मतलब हुआ? मिखाइल। भाभी या वो पुरानी याद जो आप नाम नहीं बताना चाह रहे हो? कोई है नहीं पुरानी याद तो। देखो मुस्कान बता रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम भाई, आपने इतना वक्त दिया, इतनी बातें करी हमारे साथ, लोगों को आपको लोगों ने आपको ये चेहरा भी जाना कि अबू हाशिम आज़मी ऐसे भी है। जो लोग सुनना चाहते थे कि यार हमेशा वो रहता था कि अबू हाशिम आज़मी को लोग छोड़ के क्यों जाते हैं, आपने उस बात का खुलासा किया। अभी रईस शेख के साथ आपका कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, हमारे नगर सेवक हैं, वही इलेक्शन लड़ेंगे हैं। यस। क्योंकि आप, मेरे को याद है आपने मेरे एक इंटरव्यू में सीना ठोक के कहा था, मेरे ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन इंटरव्यू था, जिसको बड़े से बड़े नेताओं ने देखा था, और
आप ये कह रहे थे मैं रईस को नेता बनाऊंगा, और मैं कह रहा था कि कैसे बनाओगे। हाँ, मैंने कहा था कि मैं देख लेना। मैं हार जाऊँ चलेगा, देख लेना। 99.9% रईस को चुन के नहीं, लाऊंगा। आपने कहा तो चुन के आएगा ही, 100% चुन नहीं, के आएगा। 99.9, हाँ। फिर इंटरव्यू देख लेना। हर 100 कौन तो खुदा ही दावा हो जाएगा। 99.9% रईस को चुन के लाऊंगा। कहाँ से लाऊंगा आप इसको मत पूछिए, नहीं बताऊंगा। मैं हार जाऊँ चलेगा, लेकिन रईस को चुन के लाऊंगा इंशाअल्लाह। कहा था नहीं कहा था? उसी रईस के बारे में आप मुझसे पूछेंगे कि आप नाराज नहीं, वो तो हुआ था ना भाई, और जो नाराजगी तो हुई थी ओपनली सब जगह यार, वो है या तो पूछना तो बनता है ना। रईस को बुलाइए, बोलिए उस पर कि क्या क्या तेरे साथ किया, कैसे किया, कौन सी गलती अबू आसिम ने किया, बुला के पूछ लीजिए ना। वो तो आपको गलत कभी नहीं बोलता है, हमारी जब बात होती आप ही कह रहे हो नाराज है वो। नहीं, वो नाराजगी दूसरी बात है कि अबू हाशिम आज़मी सुनते नहीं बात, कान के थोड़े कच्चे हैं, ऐसा बात। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि कोई कुछ बोल दिया, बोले हाँ ये साला वो सबसे बड़ी गाली मेरे लिए। अगर कोई ये कहेगा कि अबू आसिम नहीं सुनते ना, ये उसके वर्ड नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कोई भी अगर पूरे भारतवर्ष में कोई कहेगा ना कि अबू आसिम सुनते नहीं है, एक तरफ मेरा बेटा हो, एक तरफ एक गैर फुटपाथ पर चलने वाला इंसान हो, अगर वो सही है ना तो मैं मेरे बेटे को गलत कहूँगा, खुदा की कसम। आप मान लीजिए, मैं कभी भी मैं इंसाफ करना चाहता हूँ। जी, इंसाफ का पैमाना होना चाहिए, इसमें ये नहीं देखना कि मेरा आदमी। एक लास्ट वो पूछता हूँ, आपकी बहू आयशा तकिया और 5 बेटी, किसको चुनना चाहोगे? मेरी 5 बेटी को यार। बहुत बहुत शुक्रिया आशिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तवक दिया।